साइकिल में जो घूमता है उसे कहते हैं पहिया। शादी होने के बाद लोग बन जाते हैं सैया। और जो तुम्हारे लिए साइंस को बहुत ही आसान बना दे उसे कहते हैं तुम्हारे आकाश भैया। सो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है तुम्हारे। मेरा नाम है आकाश त्यागी, तुम्हारा अपना बड़ा भाई, तुम्हारा बड़ी। और जो जो लोग इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं भाई, तुम्हें बता दूं, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट अमेजिंग सेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे भैया ने पूरा डिजाइन किया है। पता है ये वीडियो क्यों स्पेशल है? ये इसलिए स्पेशल नहीं है क्योंकि यहां पे तुम वन शॉट पूरा चैप्टर करोगे। ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में वो कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा मेटल्स नॉन मेटल्स का, वो कोई भी पीवाईक्यू नहीं होगा जो तुमसे नहीं बन रहा होगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर ही हम वन शॉट थ्योरी के साथ में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो सारे पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो डायरेक्टली तुम्हें अपकमिंग एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या फिर तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में तुम्हें दिखने के लिए मिलने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ मैं रिवील करने वाला हूं वो सारे टॉपिक्स जिनके मैक्सिमम चांसेस हैं कि 2026 में उनसे पेपर में क्वेश्चन आएगा, बेस्ड ऑन माय होल रिसर्च जो मैंने पिछले 5 साल से 4 साल से की हुई है तुम्हारे एग्जाम को देख के। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जल्दी से मुझे बताओ हाउ इज द जोश एवरीवन। आइए शुरुआत करते हैं। क्या करने वाले भैया आज हम? तो यार आज हम करने वाले हैं पूरा वन शॉट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, उनकी बॉन्डिंग, कोरोजन, जो भी कुछ इस चैप्टर में सब कुछ कवर करने वाले हैं। अब देखो यार, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा और तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा जो आज की डेट से रिक्वायर्ड है तुम्हारे फाइनल बोर्ड एग्जाम तक, क्योंकि हमें स्कोर करना है भाई 100 आउट ऑफ 100 अपने फाइनल एग्जाम में। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे एक चीज मांगूंगा, पता है क्या? जब तुम इन लेक्चर्स को देख रहे होगे ना, जब भी तुम इन वन शॉट को देख रहे होगे, चाहे तुम अब रिकॉर्डिंग देख रहे हो, जब तुम कभी भी देखोगे इसको, तुम्हें बहुत बार ऐसा लगेगा कि भैया ये वाला टॉपिक मुझे कहीं समझ में आया ही नहीं था, ये तो मेरे हमेशा ऊपर से गया था, लेकिन भैया इस वाले सेशन में मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। तो जब भी ऐसा फील करोगे, लिख देना आत्मा से परमात्मा का मिलन। ये मेरा एक वे है ये बताने का, जहां पे तुम मुझे बताओगे कि भैया मुझे सच में नेक्स्ट लेवल का स्वर्ग दिख गया है, मुझे बहुत मजा आ गया इस टॉपिक में। तो भैया देखो, क्या तुम इसको पूरे को लिखोगे कि कमेंट में भैया इतना लंबा लिखोगे तो मैं तो क्वेश्चन कर लूंगा? सही बात है। तो भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लिख देना है शॉर्ट फॉर्म में एपीएम। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी और मेरी वाइब मैच हो चुकी है, और वाइब मैच हो गई तो मतलब झिंगा लाला मजा आ गया भाई। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, या तो तुम मेरे साथ में एपीएम कर लो, आत्मा से परमात्मा का मिलन कर लो, स्वर्ग देख लो टॉपिक्स को समझने के बाद में, ठीक है, या फिर पापा तुम्हें लास्ट में एपीएम करवा ही देंगे ना रिजल्ट के टाइम पे, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा पापा तो भाई सीधा ऊपर पहुंचा देंगे ना, स्वर्ग दिख ही जाएगा। ठीक है, तो भाई वो नहीं करना अपने को। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक की, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब पहला टॉपिक है हमारा कि हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कैसे किया। तो भाई जितने भी हमारे एलिमेंट्स है ना, सारे के सारे क्लासिफाई होते हैं भाई कितने पार्ट्स में? 3 टाइप में। ठीक है, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दैट दे डिस्प्ले। ठीक है, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। देखो यार, उनकी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो भारी होते हैं, वो हल्के होते हैं, इस बेसिस पे हमने सारे एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में बांटा। कौन कौन सी कैटेगरी है भाई? एक है अपने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अच्छा एक एग्जांपल लेता हूं, देखो ये तो हो गए हमारे मेटल्स इस कोने पे, ठीक है, ये हमारे उस कोने पे हो गए भाई नॉन मेटल्स, और कहीं ना कहीं हमारे जो मेटलॉइड्स होने वाले हैं वो कहीं बीच में रहने वाले हैं। ठीक है, अब इसको एक आंसर, एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूं कि मेटलॉइड्स जब मैं कह रहा हूं उसका मतलब क्या है। देखो तुम्हारे स्कूल में लंच होता है ना, लंच तो सबके स्कूल में होता है। जब लंच होता है तो ना क्या होता है, ग्रुप बनता है, एक बनता है गर्ल्स का ग्रुप, एक बनता है बॉयज का ग्रुप। बॉयज के ग्रुप में क्या होता है भाई, लंच खत्म हो गया, चलो भाई गेम खेलते हैं। क्या गेम खेलेंगे? हम खेलेंगे चैन गुट। हमारा गेम क्या है? हमारा गेम तो चैन गुट है भैया, गुट बजने हैं भाई साहब। ठीक है, अच्छा लड़कियों का अलग ग्रुप बना, वहां क्या गेम चल रहा है भैया? हम खेलेंगे पोसंपा भाई, पोसंपा। लाल किले पे क्या हुआ? ठीक है, अब तुम्हारे ग्रुप में एक लौंडा जरूर ऐसा होगा जो शुरुआत में तो आ रहा है तुम्हारे साथ में क्या करने, चैन गुट खेलने, उसको गुट लग गया तेज, अरे लग गया, भाग गया भाई, कह रहा है मैं नहीं खेल रहा अब चैन गुट, मैं तो पोसंपा खेलूंगा। ठीक है, पार्टी बदल लिया। मतलब देखो ऐसे एलिमेंट्स भाई साहब जो कभी तो मेटल्स की तरह बिहेव करने लगते हैं, कभी नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव करने लगते हैं, ये किसी के सगे नहीं होते भाई। तो क्या बात कर रहे हो हैं, क्या कह रहे हो भैया? ये तो मेरे दोस्त की बात हो रही है। ठीक है, मुझे पता है तुम लोग लिखोगे कमेंट में भैया ये तो मेरा दोस्त है, ये वही करता है। ठीक है, अच्छा बता देना कौन है भाई टैग करके। ठीक है, अच्छा तो देखो यार, मेटल्स नॉन मेटल्स 2 अलग अलग कोने पे होते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टी बिल्कुल अपोजिट होती है नॉन मेटल्स से, लेकिन मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी कभी मेटल्स की तरह दिखाते हैं, कभी नॉन मेटल्स की तरह दिखाते हैं। हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? हमें केवल मेटल्स और नॉन मेटल्स को पढ़ना है, हमें मेटलॉइड्स को नहीं पढ़ना। दोगले लोगों को पढ़ते ही नहीं हम, दोगले लोगों की इज्जत ही नहीं है भाई। ठीक है,
चलो, तो वैसे तो रियल लाइफ में भी नहीं होती ना, रियल लाइफ में भी कहां होती है भाई, जो दोगले होते हैं उनकी इज्जत कहीं नहीं होती। ठीक है, अब देखो यार, देखो पहले मेरी बात समझ लो, पहला टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स नॉन मेटल्स के लिए ध्यान से देखना। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस साल पेपर में पक्का आएंगे और हर बार वहां से कुछ ना कुछ आता रहता है, तो भाई मैंने ऊपर लिख दिया है कि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से पीवाईक्यू में कई बार आ चुका है और अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। भाई क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज? ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं इनको तुम देख के बता सकते हो। मतलब देखो, तुम ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है मेरी जो तुम देख के बता सकते हो? भैया तुम्हारी हाइट कितनी है, भैया तुम्हारा कलर कैसा है, भैया तुम्हारा वेट कितना है, भैया तुम भारी हो के हल्के हो, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी फिजिकल है। सो ऐसे ही भाई सबसे पहले हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है मेटल्स नॉन मेटल्स की दिखने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, वो आती है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमकना। अच्छा, तो भाई जितने भी मेटल्स होते हैं वो होते हैं लस्टरस, ये चमकते हैं। जैसे कि तुम्हारा कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इसलिए तो मम्मी ज्वेलरी पहनती है ना गोल्ड की, क्योंकि वो चमकती है और मम्मियों को चमकना पसंद होता है ना, औरतों को। ठीक है, अच्छा तो भैया ये कैसे होते हैं? लस्टरस होते हैं। लेकिन वहीं मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, तो ये कंप्लीटली अपोजिट होते हैं। अभी बताया भाई है ना, एक इस कोने पे तो एक इस कोने पे, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ये होते हैं नॉन लस्टरस इन नेचर। लेकिन अब पता है मजे की बात क्या आएगी? मजे की बात ये आएगी कि हर एक प्रॉपर्टी में तुम्हें एक वर्ड दिखाई देगा जिसका यहां पे लिखा होगा भैया, जिसके लिए एक्सेप्शन। भैया एक्सेप्शन क्या होता है ये केमिस्ट्री में? आओ बताता हूं, एक स्टोरी तुम्हें बताता हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि मम्मी तुम्हारे पास, तुम शांति से बैठे हो है ना, मम्मी तुम्हारे पास खुद से आएंगी, बेटा आज बता तेरे लिए क्या बनाऊं। अब तुम एकदम खुश, मम्मी यार बहुत दिन हो गए पनीर नहीं खाया, आज तो पनीर बना लो। मम्मी एकदम सीरियस है, पनीर खाएगा? ठीक है, गई। तुम 1 घंटे से बैठे हो, 1.5 घंटे से बैठे हो, इंतजार कर रहे हो, तुम्हारे मुंह में पानी आ गया, तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है भाई तो पनीर खाऊंगा। मम्मी आती है तुम्हारे लिए प्लेट लेके, गेस करो उस प्लेट में क्या होगा? करो गैस, उस प्लेट में होगा घिया। और भाई तुम बोलोगे मम्मी ये क्या यार, आपने तो बोला था मैं पनीर खाऊंगा, घिया खिला रही हो। ठीक है, तो मम्मी के राज में भाई जो होना होता है वो नहीं होता। सेम केस होता है एक्सेप्शन का। तुमसे बोला जाएगा कि भैया नॉन मेटल्स तो लस्टरस नहीं होते, फिर एक कहीं से नॉन मेटल निकल के आएगा, बोलेगा हाँ अभी रुक जाओ, अभी हम जिन्ना है। क्या कह रहा है एक्सेप्शन? भाई मैं तो चमकता हूं यार, मुझे अपने में मत गिनो, मैं चमकता हूं। तो आयोडीन वो एक्सेप्शनल केस है जो नॉन मेटल होते हुए भी भाई चमकता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन ध्यान रखना, पेपर में यहीं से क्वेश्चन बन जाता है भाई, क्योंकि तुम्हें यही याद करने के लिए भैया हमें एग्जामिनर मजबूर करता है कि याद करो इनको बैठ के। ठीक है ना, तो याद करना है। ठीक है, अच्छा दूसरा अगली बात करते हैं भैया फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स की। तो अगर बात करें फिजिकल स्टेट की, तो यार मेटल्स होते हैं सॉलिड एट रूम टेंपरेचर में, लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है, वो कौन है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या होता है भाई? ये होता है हमारा लिक्विड रूम टेंपरेचर पे। अच्छा, बाकी सारे सॉलिड होते हैं। अच्छा, अगर बात करें नॉन मेटल्स के, तो सॉलिड होते हैं या फिर ये होते हैं गैसियस एट रूम टेंपरेचर में। ठीक है, ये सॉलिड नहीं होते, क्या होते हैं? सॉरी, ये सॉलिड होते हैं, और ये सॉलिड और गैसेस होते हैं, लिक्विड नहीं होते। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शनल केस आता है, जो आता है हमारा ब्रोमीन। हमने बोला था कि नॉन मेटल है तो सॉलिड या फिर गैसियस होंगे, ये निकल के आता है अरे मैं भी जिंदा हूं, मैं तो लिक्विड होता हूं। ठीक है, तो एक्सेप्शनल केस हो गया। अगली बात करते हैं भैया हार्डनेस की। ये हार्ड होते हैं कि सॉफ्ट होते हैं? तो अगर मैं बात करूं मेटल्स की, तो मेटल्स भाई यूजुअली वेरी हार्ड होते हैं क्योंकि सॉलिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है ना, लार्ज वेट होता है भैया, टूटते नहीं हैं। अच्छा, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल केस आ गया। ठीक है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, कैन बी कट विद नाइफ। ठीक है ना, कैन बी कट विद नाइफ, हम इनको भैया चाकू से काट सकते हैं। तो ये यहां पे क्या हो गया? हमारा एक्सेप्शनल केस हो गया। आगे बढ़ जाओ, अगर मैं यहां पे बात करूं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भैया कैसी होती है? ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब है टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ठीक है ना, ब्रेकिंग इजिली ऑन अप्लाइंग प्रेशर, इसे हम ब्रिटलनेस कहते हैं। डेफिनेशन आ जाएगी एक नंबर में, बताओ ब्रिटलनेस क्या होती है, तो डेफिनेशन ऐसे लिख के आना। ठीक है, अच्छा ये ब्रिटल होते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है। डायमंड वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है भैया यूनिवर्स में, तो ये आसानी से टूटता नहीं है। हमने बोला नॉन मेटल टूट जाते हैं, डायमंड कह रहा है अभी हम जिंदा हैं, हम तो टूटते ही नहीं है। अब आप बोलोगे भैया ये डायमंड कौन सा एलिमेंट होता है? मैंने तो नहीं पढ़ा। बेटा डायमंड एलिमेंट नहीं है, लेकिन डायमंड जिस एलिमेंट का बनता है वो है कार्बन। डायमंड केवल और केवल कार्बन का बनता है, और कार्बन एक नॉन मेटल है, इसलिए हम इसको यहां पे समझते हैं। समझ आ गई बात? ये तीनों फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर है? ठीक है भैया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, अगली प्रॉपर्टी आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वो टेम्परेचर जहां पे हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स पिघल जाते हैं। ठीक है, पिघल जाएंगे या फिर हवा में उड़ जाएंगे। ठीक है, अब देखो मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। जो मेटल्स होते हैं ना वो टाइटली पैक्ड होते हैं भाई। कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं, जिस वजह से इनको उड़ाना है, इनको पिघलाना है, तो बहुत टेंपरेचर देना पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी, तो इनका क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन फिर से क्या होगा?
एक्सेप्शनल केस आ जाएगा, मम्मी यहां पे भी है, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम बहुत सॉफ्ट होते हैं भाई, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। वही बात करो नॉन मेटल्स की, तो यार इनके पास होते हैं वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इनका कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, बच गए इस बार, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाई डेंसिटी। डेंसिटी समझते हो ना यार, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब कितना मास भरा हुआ है कितनी वॉल्यूम में, मतलब वो कितना टाइटली पैक्ड है, उसे हम कहते हैं उसकी डेंसिटी। तो मेटल्स क्योंकि टाइटली पैक्ड होते हैं तो ठुसके भरे हुए होते हैं, बहुत भारी प्रतीत होते हैं। तो मेटल्स जनरली पॉसेस हाई डेंसिटीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स, मतलब टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्रांगली क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं, चिपके हुए होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन, ऑल एल्कली मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। एल्कली मेटल कौन से होते हैं, जितने भी तुम्हारे ये वाले होते हैं, लिथियम, ठीक है ना, सोडियम, ठीक है ना, पोटेशियम, ठीक है ना, ये सारे तुम्हारे क्या होते हैं, इन्हें एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। जो तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली लाइन में होते हैं उन सबको एल्कली मेटल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा भैया, अगर नॉन मेटल्स की बात करूंगा तो नॉन मेटल्स जनरली पॉसेस लो डेंसिटी। भाई लो डेंसिटी होते हैं क्योंकि क्या होते हैं भाई, दूर दूर होते हैं, या तो गैसियस होंगे फिर लिक्विड होंगे, तो ठुस ठुस के बैठे नहीं है, तो डेंसिटी क्या है भाई इनकी बहुत कम है, ठीक है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें भी एग्जांपल है भाई, सल्फर, फास्फोरस और कार्बन, अभी बताया ना डेंसिटी, डायमंड बताया था, डायमंड में तो भाई ठुस ठुस के बैठे क्योंकि बहुत हार्ड होता है, तो वो क्या हो गया, इसका एक्सेप्शनल केस हो गया। ये 3 इसके एक्सेप्शनल केस हैं, ठीक है। एटलीस्ट तुम्हें 1 या 2 एक्सेप्शनल केस याद रख लेना हर चीज के, ठीक है, जिसके भी हैं, मतलब ऐसे नहीं कि सबके याद रखोगे, जब है ही नहीं तो कहां से याद रखेंगे भाई, ठीक है। आयोडीन वाला केवल एक ही था, आपने एक याद रख लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भैया अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी आती है हमारी सोनोरिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ऑफ मेकिंग साउंड इज नोन एज सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब क्या है, मान लो तुमने एक मेटल को दूसरे मेटल में देके मार दिया तो भाई आवाज करेगा, टन 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 टन, है ना। अब स्कूल में जाते तो घंटी कैसे बजती है, अब तो इलेक्ट्रिक वाली आ गई, पहले कैसे बजती थी, एक वो लगवाते, एक परात से लगवाते थे पहले, है ना, क्लर्क आता था और वो टन 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 करता था हथौड़े से। तो अगर हैमर से मारोगे और आवाज निकल जाए तो वो कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं, और अगर आवाज ना निकले तो वो कौन होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। अगली प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। ये क्या होता है भैया, अगर तुमने एक सब्सटेंस को हथौड़े से पीटा, वो पीटने पे टूट नहीं रहा, वो पिचक पिचक के बहुत तगड़ी एक लंबी शीट बन गई, है ना, क्या बन गई, एक बिल्कुल पतला पेपर शीट बन गई, है ना, पिचके जा रही है, टूट नहीं रही है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी, भी डिफाइन दिखाऊंगा, ठीक है। तो मेटल्स मैलिएबल होते हैं एक्सेप्शनल मरकरी, क्योंकि मरकरी तो लिक्विड था भाई, मरकरी को तुम पीटोगे तो वो कहां शीट बनेगी, वो तो पहले से ही लिक्विड है ना, वो तो पहले ही बह जाएगी। अच्छा, अगर बात करूं नॉन मेटल्स की, तो भाई ये नॉन मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल नहीं होते। अब आती है अगली डक्टिलिटी। भैया डक्टिलिटी क्या होती है भाई, ऐसे सब्सटेंस जिनको तुम स्ट्रेच करो, खींचो खींचो खींचो, ये टूटे ना, लंबी वायर में कन्वर्ट हो जाए, इसे हम कहते हैं भाई डक्टाइल नेचर। लेकिन अगेन एक्सेप्शनल केस, मम्मी मर्क्यूरी, ठीक है, लिक्विड होता है तो कहां खींचोगे, टूट जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की भी कैसे होते हैं भाई, नॉन डक्टाइल इन नेचर होते हैं। बात करते हैं अगर मैलिएबिलिटी की डेफिनेशन हमसे पूछ ली जाए या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमसे पूछ लिए जाए, द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्टिंग मेटल्स इनटू थिन शीट्स ऑन बीटिंग देम विद हैमर इज कॉल्ड एज मैलिएबिलिटी। गोल्ड और सिल्वर जो है भैया वो हाईली मैलिएबल होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं, हाईली मैलिएबल होते हैं, और इसको हम इजीली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किनको, गोल्ड और सिल्वर को। एल्यूमिनियम भी भैया बहुत ज्यादा मैलिएबल होता है, इसीलिए भैया एल्यूमिनियम की फॉइल बनाते हैं, जिसको हम बर्फियों के ऊपर भी लगा देते हैं। फॉइल को नहीं लगाते, मतलब इसकी शीट्स बन जाती है ना, तो दिखने में अच्छी लगती है ना मिठाइयां। तुमने देखा होगा बाजार में जब जाते हो तो कुछ मिठाइयों पे ऊपर सिल्वर का कुछ लगा होता है ना, उसको वर्क कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉपर इज अनदर मेटल विच इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स। भाई कॉपर के बर्तन बन जाते हैं, क्यों बन जाते हैं कॉपर के बर्तन, क्योंकि आप उसको कोई भी शेप दे सकते हो, प्लेट बना सकते हो एकदम बिल्कुल सटका के उसको, है ना, पूरा एकदम पिचका के, ठीक है। तो ये सारी क्या होती है भैया, मैलिएबल की प्रॉपर्टी होती है, मैलिएबिलिटी। ऐसी होता है डक्टिलिटी। भैया डक्टिलिटी क्या होता है भैया, डक्टिलिटी में होता है यार द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बिकॉज ऑफ विच दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स थ्रू स्ट्रेचिंग इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। तुम खींचते गए इतना खींचा कि भाई वो खींचता चला गया, तो लंबी वायर बन गया, ठीक है। जैसे कि गोल्ड इज the most ductile metal known and 1 gram of gold can be drawn 2 kilometer long wire। तुम यहां से खड़े हुए, तुमने 1 ग्राम गोल्ड को खींचना शुरू किया, तुमने उसको, इसको पेन की टिप को दबाया उसमें और ऐसे उठाया, वो टूटेगा नहीं क्योंकि वो डक्टाइल है। खींचते गए स्ट्रेच 2 किलोमीटर तक लेके जा सकते हो, है ना। तो लंबी वायर बन जाती है किससे, गोल्ड से। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, भैया एक सेकंड रुको, अगर गोल्ड की वायर बनती हैं तो हमारे घर में जो वायर बनी है वो कॉपर की क्यों है, वो किसी और एल्यूमिनियम की क्यों है, वो किसी और सब्सटेंस की क्यों है, गोल्ड की क्यों नहीं है। हम कह रहे हैं गोल्ड तो मोस्ट डक्टाइल है। अबे तो खुद से दिमाग लगा, तेरे घर में किसी ने गोल्ड की वायर लगा दी है, मैं तेरे घर आया है मेहमान बन के, मैं सबसे पहले पता है क्या करूंगा, एकदम जाऊंगा भाई कोने में गोपचे में, सबसे पहले बोर्ड खोलूंगा, तेरे गोल्ड निकाल के ले जाऊंगा। महंगा बहुत है भाई, तो महंगा होने की वजह से भाई कभी भी हम इसको
इसको जो है वायर्स बनाने में यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अपने को भाई ये नहीं करना, हम क्या करते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं क्योंकि वो भी डक्टाइल होते हैं और उनको हम इलेक्ट्रिक फिटिंग्स में यूज करते हैं। उसके अलावा आयरन, टंगस्टन, इनको भी हम यूज करते हैं भाई क्योंकि ये डक्टाइल होते हैं। आयरन को यूज नहीं करते, थोड़ा सा हार्ड होता है। टंगस्टन को यूज करते हैं बल्ब के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज हमारी क्या है भाई, ये हमारी सारी डक्टाइल चीजें हैं। तो मेटल्स हमारे डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल्स हमारे डक्टाइल नहीं होते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी फिजिकल, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। देखो इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है किसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, हीट पास हो सकती है। तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है कि लेड और मर्क्यूरी, इनमें से ऐसा नहीं हो सकते, बैड कंडक्टर होते हैं। जबकि नॉन मेटल्स की बात करो तो ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक्सेप्शन के तौर पे ग्रेफाइट यहां पे होता है क्योंकि ग्रेफाइट तुम्हें पता है ग्रेफाइट भी किससे बनता है, केवल और केवल कार्बन से बनता है। लेकिन कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर से क्या होती है भैया, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो ये हमारा क्या है, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। अब आगे बात करते हैं एपीएम, जल्दी से बताओ यहां तक सब कुछ समझ में आ गया ना, एकदम झकास समझ में आ गया। तो जल्दी से एक बार लिख दो एपीएम चैट बॉक्स में अपने कमेंट में कि भैया यहां तक मामला एकदम सेट है। आगे बढ़ जाते हैं, चलो। यहां तक अभी हमसे कोई पीवाईक्यू पूछा गया कि यहां तक के टॉपिक के लिए हमसे आज तक, तो हां पूछा गया। कौन सा पूछा गया, हमसे पूछा है मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेंपरेचर आर रेस्पेक्टिवली। एक मेटल और एक नॉन मेटल दोनों लिक्विड है रूम टेंपरेचर में, बताओ कौन कौन है। एक्सेप्शनल केस हो गए, है ना, एक्सेप्शनल केस हो गए। क्यों, क्योंकि तुमसे बताया था भाई मेटल्स जो होते हैं वो तो सारे सॉलिड होते हैं, अच्छा भैया, और बताया था जो नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो सॉलिड होते हैं, है ना, या फिर वो गैसियस होते हैं, अच्छा भैया। अब सॉलिड मेटल है लेकिन हमसे पूछा एक मेटल जो लिक्विड है, मतलब एक्सेप्शन ही होगा। और हमसे पूछा एक ऐसा नॉन मेटल जो कि लिक्विड है, मतलब वो भी एक्सेप्शन ही होगा मम्मी, ठीक है। तो यहां पे कौन एक्सेप्शन है मुझे बताओ। यहां पे एक्सेप्शन है तुम्हारा मर्क्यूरी क्योंकि वो लिक्विड था, और यहां पे कौन है तुम्हारा ब्रोमीन क्योंकि वो भी लिक्विड था। क्या तुम्हें कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हाँ भैया दिखाई दे रहा है, ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी इज द, एक सेकंड, पहले बताना है मेटल फिर बताना है नॉन मेटल, मतलब पहले, क्योंकि रेस्पेक्टिवली का मतलब समझ रहे हो, एक के बाद एक, मतलब पहले मेटल ही बताना है, ठीक है ना, पहले मेटल ही बताना है। तो पहले मर्क्यूरी और फिर ब्रोमीन तुम्हारा आंसर हो गया। अगर तुम्हारा भी यही था जल्दी से मुझे बता दो एक बार कमेंट में, तुमने भी यही किया था क्या, है ना। क्या तुम पांचवी पांच से तेज हो, मतलब तुम मुझसे तेज हो कि नहीं हो, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ मुझे कितना ही आया तुम्हारा भी, आगे बढ़े। चलो अब हम बात करने वाले हैं भाई केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले बात करेंगे मेटल्स की। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा, वो वाली प्रॉपर्टी जो तुम मुझे देख के बता सकते हो, यार मेरा वजन कितना है, मेरी हाइट कितनी है, ठीक है ना, मैं दिखता कैसा हूं, या फिर मेरा कलर कैसा है, मेरा रंग कैसा है। लेकिन अगर तुम्हें जानना है कि मैं रिएक्ट कैसे करूंगा, तुमने मुझे उठा के डाल दिया पानी में, बर्फ वाले पानी में, बिल्कुल चिल्ड एकदम ठंडा, यार भैया की बॉडी रिएक्ट कैसे करेगी। तुमने मुझे उठा के आग में पटक दिया, अरे भैया जलेंगे कि नहीं जलेंगे। अब कितने खुश हो गए सुन के, है ना, यार भैया क्या बात कर रहे हो, एकदम जलन, मतलब कर दो भैया, सारे टीचर से एक्सपेरिमेंट कर देंगे तो मजा ही ना आ जाएगा, ना टीचर रहेंगे ना पढ़ना पड़ेगा, कितने खुश हो गए भाई, ठीक है। चलो ऐसा नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यार, तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स की विद ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है ना। अगर मैं भैया क्या करवाने वाला हूं, मेटल्स की रिएक्शन करवाऊंगा ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या होगा, कैसे रिएक्शन होगी, तो जल्दी से देख लो यार एक बार। सबसे पहली बात है बिल्कुल बेसिक सी, अगर मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो भैया बनेगा मेटल का ऑक्साइड। ध्यान रखने वाली बात क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना है जो मेटल की ऑक्साइड बनेगी भैया ये बेसिक नेचर की होती है। कैसी होती है, बेसिक इन नेचर होती है भैया। जब आप बेसिक नेचर की बात करें उसका मतलब क्या है, मतलब इट टर्न्स रेड लिटमस, ये रेड लिटमस को भैया किसमें कर देती है, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं भैया सोडियम की और पोटेशियम की, जब ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ में, तो मान लो आपने सोडियम लिया और आपने लिया भैया ऑक्सीजन, आपने पोटेशियम लिया और आपने लिया ऑक्सीजन, तो बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होती है, विगोरसली होती है। तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनता है भैया, Na2O बनता है। क्या बनता है यहां पे भैया, तुम्हारा K2O बनता है, और बहुत सारी हीट यहां पे निकलती है। क्या होता है, बहुत सारी हीट यहां पे तुम्हारी निकलती है, क्योंकि रिएक्शन कैसी होती है, बहुत एक्सोथर्मिक होती है। ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात और ध्यान रखना, तुम्हें कैसे पता चलेगा भैया Na2O ही बनेगा, K2O ही बनेगा। अबे पहले चैप्टर में सारा कुछ बताया था, वैलेंसी का खेल है, कैसे बताया था, जल्दी बताओ। यहां रखो सोडियम, यहां रखो ऑक्सीजन, सोडियम की वैलेंसी 1 थी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। अरे वही काम यहां भी करना है, कुछ अलग नहीं करना। कभी एकदम से घूम जाओ भैया ये क्या करवा रहे हो, ये सारा फर्स्ट चैप्टर में करवाया हुआ है यार, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग यार, हद है यार।
ये इतना तो कर लेगा, ठीक है, चलो ठीक है, समझ आ गई बात। तो सोडियम पोटेशियम रिएक्ट करते हैं भैया विगोरसली और बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव विद एयर, सो दैट्स व्हाई दे कैप्टन केरोसिन ऑयल। देखो यार ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो आप इनको खुले में नहीं रख सकते, खुले में रख ही नहीं पाओगे भाई। ये क्या करेंगे भाई, ये बहुत एकदम जबरदस्त तरीके से भैया फटने वटने लग जाएंगे, हीट पर यार एकदम आग लग जाएगी भाई। तो अपन क्या करते हैं हमेशा इनको क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए पहले एक डब्बा लेते हैं, उसमें भरते हैं केरोसिन ऑयल, क्योंकि ऑयल क्या करता है भैया, ऑयल हमारी एयर को अंदर आने से रोक देगा और इसके अंदर फिर हम रखेंगे अपने सोडियम को या फिर पोटेशियम को, जिससे कि कभी भी एयर की टच में ना आ पाए, इसलिए हमेशा इसको किसमें रखेंगे भाई, केरोसिन ऑयल में रखेंगे। दूसरी बात, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक की बात करूं तो ये कभी भी ऑक्सीजन से रूम टेंपरेचर पे रिएक्ट नहीं करते। अगर रिएक्ट कराना चाहते हो तो यार इनको हीट करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें भैया मैग्नीशियम की रिएक्शन करवानी है ऑक्सीजन से, मान लो तुम्हें भैया एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवानी है ऑक्सीजन से, मान लो तुम्हें जिंक की रिएक्शन करवानी है ऑक्सीजन से, मान लो तुम्हें कॉपर की रिएक्शन करवानी है ऑक्सीजन से, तो नॉर्मली खुद नहीं होगी, तुम्हें हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हीट 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 करना पड़ेगा। जब हीट करोगे तो मैग्नीशियम, ये वही वाला है, Why should we rub magnesium before burning in air? रट गया होगा ना, ठीक है, वही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भैया, मैग्नीशियम को जब रिएक्शन करवाएंगे तो MgO बनेगा, व्हाइट डिजलिंग फ्लेम के साथ में व्हाइट पाउडर बनता है, बताया था पहले चैप्टर में, वही है, फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है ना। एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा Al2O3 बनेगा। अगर बात करूं जिंक की तो बनेगा जिंक ऑक्साइड, अगर बात करूं कॉपर की तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड। ध्यान रखना कॉपर ऑक्साइड एक ब्लैक कलर की ऑक्साइड होती है, इसका कलर हमसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस स्लाइड की ध्यान देना जो पेपर में आ सकती है, इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख रहा हूं, जहां पे भी इंपॉर्टेंट नोट लिखते हो ना लपक के एकदम चपक चिपका देना उसको नोट्स में अपने, कि तो पक्का पढ़ के जाऊंगा, ठीक है। देखो मैग्नीशियम बर्न होता है विद व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ में। एल्यूमिनियम जिंक फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर। देखो एल्यूमिनियम और जो जिंक दोनों है ना, ये रिएक्शन से पहले भी अपने ऊपर, इवन मैग्नीशियम भी करता है लेकिन मैग्नीशियम को आसानी से हम रब कर लेते हैं, लेकिन जिंक और एल्यूमिनियम की बहुत तगड़ी क्या बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये ज्यादा रिएक्शन नहीं करते ऑक्सीजन के साथ में। क्या बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड, इन्हीं की ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर ये बना लेते हैं और ये फर्दर ऑक्सीडेशन जो है नहीं करना चाहते, मतलब ये ज्यादा नहीं जलते, ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, इनके ऊपर क्या बन जाएगी, प्रोटेक्टिव लेयर, ये हार्ड होती है इनकी लेयर और ये जम जाती है एल्यूमिनियम और जिंक के ऊपर जो फर्दर या भैया ऑक्सीडेशन करना नहीं चाहते हैं। बात करें गोल्ड की, सिल्वर की, ये कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, चाहे हीट करवा के करवा लो, चाहे तुम इसको रूम टेंपरेचर पे करवा लो, क्योंकि ये तो नॉन रिएक्टिव होते हैं, गोल्ड और सिल्वर ज्यादा रिएक्ट करते ही नहीं है। तो आप यहां से ये भी समझ सकते हो कि इससे मुझे रिएक्टिविटी सीरीज का थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है। जो बहुत ज्यादा तगड़े से रिएक्शन कर लेते हैं ऑक्सीजन से, सोडियम पोटेशियम, मतलब ये रिएक्टिविटी में टॉप पे होंगे क्योंकि तभी रिएक्शन कर रहे हैं। जो नीचे आने के बाद मुझे देखने के लिए मिला कि भाई ये तो रूम टेंपरेचर पर रिएक्ट नहीं कर रहे, हीट करना पड़ रहा है, खुद से नहीं कर रहे, मतलब ये कम रिएक्टिव है, मतलब ये और कम रिएक्टिव है गोल्ड और सिल्वर। तो इससे मुझे आइडिया भी लग गया कि मेरी रिएक्टिविटी सीरीज कैसी होने वाली है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैसे तो, ठीक है ना। तो ये आपको सारी बातें याद रखनी है। अगली बात, अच्छा देखो इसी बेसिस पे, जो हमने पीछे भी देखा ना, इसी बेसिस पे हमने अपनी रिएक्टिविटी सीरीज बना ली है और ये अपनी रिएक्टिविटी सीरीज, इसको याद नहीं है, याद करने का तरीका भी था, पहले भी बताया था, दोबारा से बताता हूं प्लीज, ठीक है ना। प्लीज प्लीज प्लीज, Na से हो गया सोडियम स्टॉप, ठीक है, Ca से हो गया अपना कॉलिंग, ठीक है, मैग्नीशियम से हो गया मी, ठीक है, एल्यूमिनियम से हो गया ए, ठीक है, जिंक से हो गया जेब्रा, ठीक बात है, ठीक है ना। इंस्टेड का मतलब है इसके बजाय, अब कह रहे भैया इतनी अंग्रेजी हैं, जब तुम्हें मैसेज करना होता है हाय टीना हाउ आर यू, अब तुम्हें नहीं पता हाउ में और हु में क्या अंतर है, लेकिन फिर भी लिख देते हो हाउ आर यू, हैं आर यू स्लीपिंग, वहां पे भी गंदी इंग्लिश लिखते हो, लेकिन कितनी कोशिश करते हो तुम लोग, यहां तुमसे थोड़ी सी भी कोशिश नहीं हो रही है, कैसे हो तुम लोग, ठीक है। इंस्टेड के बाद क्या है भैया, इंस्टेड के बाद है लेड माने लर्न, ठीक है ना, एच माने हाउ, ठीक है ना, सीयू माने कोपर, एचजी माने मर्क्यूरी, ठीक है ना, मर्क्यूरी, ठीक है, एजी माने सिल्वर से बनता है सेव्स, और एयू माने गोल्ड। तो भैया ट्रिक क्या हो गई, ट्रिक हो गई, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। कर लोगे ना इतना तो अब हो गई याद रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। जितना नीचे आओगे उतनी रिएक्टिविटी भाई कम हो जाती है। चलो अगली बार करते हैं बात हम रिएक्टिविटी में भैया केमिकल रिएक्शन की, ठीक है, और यहां पे हम बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, ठीक है ना। किसकी बात करने वाले हैं, अब एयर से नहीं करवाएंगे, अब किससे करवाएंगे, पानी से रिएक्शन करवाएंगे, किसकी, मेटल से। अब ध्यान से देखना, देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम मेटल्स की रिएक्शन वाटर से करवाओगे तो मेटल ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड बनेगा और इसमें हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ध्यान रखना, सारे के सारे
सारे मेटल्स पानी से रिएक्ट नहीं करते, सब मेटल्स जो है पानी से रिएक्ट नहीं करते, पहली बात तो ये। दूसरी बात, उसमें भी कुछ कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं, कुछ के लिए हॉट वाटर लगता है, कुछ पानी से करते ही नहीं है, उनके लिए स्टीम लगती है, और कुछ तो भैया करते ही नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने अभी देखी थी। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने टॉप जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे बैठे हैं ना, जैसे कि हमारा पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म रेस्पेक्टिवली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब ये कोल्ड ठंडे पानी से कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्जांपल तुम पोटेशियम की करवाओगे पानी से तो कर लेगा, ठीक है ना, ठंडे पानी से कर लेगा। उसके बाद तुम सोडियम की करवाओगे अपने ठंडे पानी से तो ये भी रिएक्शन कर लेगा। कैल्शियम की रिएक्शन करवाओगे ठंडे पानी से तो ये भी रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि बनेगा तुम्हारा KOH और हाइड्रोजन गैस बनेगी। उसके बाद ये क्या बनाएगा, तुम्हारा हाइड्रोक्साइड बनाएगा, NaOH क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये बनाएगा तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फिर से तुम्हारी हाइड्रोजन गैस। अब आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता कि ये कैसे बन रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम्हें पहले चैप्टर में बताया था कि पोटेशियम की वैलेंसी 1 और OH हाइड्रोक्साइड आयन की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो KOH बना। जबकि मैं बात करूं कैल्शियम में 2 होती है वैलेंसी, OH हमेशा -1 होता है, तो बनेगा क्या, कैल्शियम और OH पे आ जाएगा 2। तो ये वही सब है जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था यार समझता नहीं है यार। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे ज्यादा रिएक्टिव होता है भैया समझ लो कि जो हमारे टॉप है, हाईली रिएक्टिव है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन कुछ ऐसे होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं थोड़ा नीचे आऊंगा रिएक्टिविटी में, जैसे कि मैग्नीशियम पे, तो भैया 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 मैग्नीशियम की बात करूंगा तो ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, इतनी इसकी क्षमता ही नहीं है। क्षमता कितनी तगड़ी नहीं बोल दी भाई, क्षमता मतलब इतनी इसकी कैपेबिलिटी नहीं है। कह रहा है मेरे पास रिएक्टिविटी नहीं है, मैं तो बहुत कम रिएक्टिव हूं, मैं तो भैया मैं नहीं कर पाऊंगा ठंडे पानी से, मुझे गर्मी चाहिए, गर्मी थोड़ी सी हीट कर दो। तो ये गर्म पानी से रिएक्ट करता है, और जब गर्म पानी से रिएक्ट करता है तो भैया अपनी रिएक्शन तो वही होने वाली है, मैग्नीशियम प्लस में आपने पानी से रिएक्शन करी, यहां पे क्या होगा, लेकिन हॉट वाटर होगा। ऊपर सारे में आपके क्या था, कोल्ड वाटर था, लेकिन बनेगा तुम्हारा मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड ही प्लस में तुम्हारा अपना हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गई बात? अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, आगे बढ़ जाओ। अब देखो, अगर मैं बात करूं, मैं उससे भी नीचे जाऊंगा, अगर मैं मैग्नीशियम से भी नीचे जाऊंगा, यहां पे और कम रिएक्टिविटी आ गई। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये पानी से रिएक्ट करते ही नहीं, चाहे हॉट हो चाहे कोल्ड हो। ये भैया स्टीम, इनको चाहिए भाप, इनको चाहिए स्टीम। ठीक है ना, तो किससे करते हैं, स्टीम से करते हैं। और जब ये करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हाइड्रोक्साइड ना बना के ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो सपोज करो तुमने एल्यूमिनियम लिया और तुम उसकी रिएक्शन करवा रहे हो स्टीम से। स्टीम क्या भैया, पानी है, लेकिन वो क्या है, स्टीम की फॉर्म में है। ठीक है ना, किसकी फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में, ना कोल्ड वाटर ना हॉट वाटर है। तो ये बनेगा तुम्हारा Al2O3, ठीक है ना, प्लस में हाइड्रोजन गैस, ना कि तुम्हारी हाइड्रोक्साइड बनेगी। ठीक है, ऐसी अगर तुम Fe को ले लोगे और तुम उसको पानी से करवाओगे, स्टीम से रिएक्शन करवाओगे, तो भैया यहां पे तुम्हारा बनेगा Fe2O3 प्लस में हाइड्रोजन गैस। ऐसे अगर तुम जिंक की करवाओगे तो यहां भी अगर तुम बात कर रहे हो स्टीम से ही रिएक्शन होगी, और रिएक्शन में क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, अगर तुम यहां से भी नीचे जाओगे रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि तुम्हारा लेड हो गया, कॉपर हो गया, मर्क्यूरी, सिल्वर, भैया गोल्ड, ये भैया रिएक्शन नहीं करते, चाहे स्टीम हो, चाहे ठंडा पानी हो, चाहे गर्म पानी हो। अब इससे मुझे रिएक्टिविटी और क्लैरिटी मिल गई कि ये हाईली रिएक्टिव क्यों है, ये कम रिएक्टिव क्यों है, और ये उससे भी कम रिएक्टिव क्यों है, और ये बिल्कुल रिएक्टिव क्यों नहीं है। मुझे पूरा आइडिया मिल गया भैया अपनी केमिस्ट्री का। ठीक है, अब इसमें एक मजे की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। देखो, जो हाईली रिएक्टिव थे, जो ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहे थे ना, वो बहुत रिएक्टिव थे भाई। जब वो रिएक्ट करते हैं, वो वायलेंटली रिएक्ट करते हैं विद कोल्ड वाटर, एंड रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत हीट निकलती है। इतनी हीट निकलती है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारा हाइड्रोजन जो गैस होता है वो फ्लेमेबल होता है, इसमें आग लग जाती है। तो भाई इतनी हीट निकलती है कि जो हमारी फ्लेमेबल हाइड्रोजन गैस है भाई, ये जलने लगती है, और यहां लग जाती है आग। क्या लग जाती है, आग आग आग, वही वाली आग जो वो तुम्हारी जिंदगी में लगा के गई है। हा हा हा, अभी तक तुम भाई ठंडे नहीं हो अभी तक तुम, लेकिन उसने तो लगाई थी। अब यहां देख लो, तुम लगा दो किसी और के जीवन में आग, मतलब जीवन में मतलब एग्जाम में लगा देना। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे समझ में आ गई बात, फ्लेमेबल। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देख लो, अगला है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब देखो, कैल्शियम और मैग्नीशियम, हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम का है, ये हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये इन दोनों की बात कर रहा हूं। जब ये जलते तो बहुत रिएक्टिव नहीं है, कैल्शियम इतना रिएक्टिव नहीं जितना पोटेशियम और अपना सोडियम है, लेकिन जब ये जलता है तो भाई ये बबल्स करते हैं प्रोड्यूस। सपोज करो कि आपने यहां पे पानी भर दिया, ठीक है ना, और आपने इसमें डाल दिया मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा हाइड्रोजन गैस,
हाइड्रोजन गैस के बबल बनके इसके चारों तरफ चिपक जाएंगे, और जब बबल्स चिपकेंगे तो बबल्स होते हैं उनके अंदर भरी होती है भैया हवा, वो होते हैं हल्के पानी में डूब नहीं पाते बबल्स, बबल्स ऊपर आएंगे, इसको भी ऊपर लेके आएंगे और मैग्नीशियम अब ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है। कैल्शियम मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बबल्स व्हिच स्टिक टू द सरफेस ऑफ दीज मेटल्स। क्या इतनी बात समझ में आती है भैया? यहां पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? अबे यहां पे हाइड्रोजन के बबल्स जलना शुरू कर गए थे, बबल्स है ही नहीं यहां, वो जले नहीं क्योंकि रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं थी, तो भैया बबल्स बने रहे और वो ऊपर आके उसको फ्लोट कराने लगे हमारे एलिमेंट को। चलो इसी के बेसिस पे हमारे पास एक भैया एनसीईआरटी में एक्टिविटी है, बहुत तगड़ी एक्टिविटी है, बहुत बार मतलब हर बार क्वेश्चन यहां से आते हैं, वो है हमारी कौन सी 3.10। ध्यान दो, ठीक है, सीबीएसई पीवाईक्यू लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखना क्या करना है। यहाँ पे कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स के सैंपल्स कलेक्ट कर लो, जैसे कि तुम्हारा पोटेशियम हो गया, जैसे कि तुम्हारा सोडियम हो गया, जैसे कि तुम्हारा कैल्शियम हो गया, तुम्हारा मैग्नीशियम हो गया, तुम्हारा एल्यूमिनियम हो गया, तुम्हारा जिंक हो गया, तुम्हारा गोल्ड हो गया, तुम्हारा सिल्वर हो गया, सबको ले लिया। अच्छा, पुट स्मॉल पीसेस ऑफ द सैंपल सेपरेटली इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर, व्हिच मेटल्स रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अरे सिंपल सी बात है भैया, कोल्ड वाटर से हमारा पोटेशियम करता है, सोडियम करता है और कैल्शियम करता है, ठीक है ना। और ये रही हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, ये रही हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, सबको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ो। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर? हाँ जी, इन दोनों में से पोटेशियम और सोडियम फायर प्रोड्यूस करते हैं, ना कि कैल्शियम, कैल्शियम तो फ्लोट करता है, ठीक है। उसके बाद डज एनी मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम? हाँ जी, कैल्शियम हमारा फ्लोट करता है, ठीक है। आगे बढ़ो। पुट मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन द बीकर्स हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर। अच्छा, वो मेटल जो रिएक्ट नहीं करेंगे कोल्ड वाटर से, उनको हमें रखना है किसमें? हॉट वाटर में, वो है अपना मैग्नीशियम। अच्छा जी, मैग्नीशियम को रख दिया। फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर अरेंज द apparatus as shown and observe their reaction with steam। जो हॉट वाटर से भी नहीं करते उन्हें स्टीम से करवाना है, मतलब कि तुम्हारा एल्यूमिनियम, मतलब कि तुम्हारा जिंक, मतलब कि तुम्हारा आयरन, बहुत बढ़िया। विच मेटल डू नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम? कौन से स्टीम से भी नहीं करता? अरे भैया सिल्वर और गोल्ड नहीं करता। आगे बढ़ जाओ। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, सबको उठाकर रिएक्टिविटी में रख दो। ये वाले हो गए हमारे, क्या देखो ना यहाँ पे, ये सारा मैंने लगा तो रखा है सबका सब, ठीक है। टॉप जिनकी हाईएस्ट रिएक्टिविटी है, कम होते 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 जो लीस्ट रिएक्टिव होते, जो फिर रिएक्टिव ही नहीं होते। हमारी एक्टिविटी हो गई खत्म, मजा भी आ गया, पता भी नहीं चला, नहीं, ठीक है ना। मतलब कितना सिंपल है यार। आ जाओ एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। सीबीएसई का पीवाईक्यू, भाई ध्यान से देखना, सीबीएसई का पीवाईक्यू हमारे पास। नेम टू मेटल्स व्हिच रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। बताओ जो वायलेंटली रिएक्ट करते हैं भैया कोल्ड वाटर से, हमें उनकी बात करनी है। लिस्ट एनी 3 ऑब्जर्वेशन व्हिच स्टूडेंट नोट्स व्हेन दीस मेटल्स आर ड्रॉप्ड इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। अच्छा, उसके बाद राइट अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। सबसे पहली बात, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, आपको 2 बताने हैं। सोडियम पोटेशियम को याद रखना, लिथियम को इतना पूछता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे 3 या फिर 2 मेटल होते हैं जो वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से। ऑब्जर्वेशन, भाई एक वायलेंट रिएक्शन होगी, मतलब धमाकेदार एकदम आवाज आएगी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आएगी, और अपनी इवॉल्व गैस जो हाइड्रोजन होगी वो भैया आग भी लग जाएगी उसमें। बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन होगी तीनों। जो गैस निकलती है वो होती है हाइड्रोजन। उसका टेस्ट कैसे करते हैं भैया? पॉप साउंड के साथ में। कैसे होती है पॉप साउंड? ये वाली, ठीक है। जब हम उसको क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं उसकी, जब उसको कैंडल में जलाते हैं तब वो क्या करती है, वाली साउंड निकालती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आगे आता है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, ठीक है। अब हम करने वाले हैं पानी और ऑक्सीजन के बाद में रिएक्शन ऑफ मेटल्स को एसिड्स के साथ में रिएक्ट करने वाले हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में कर चुका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम सबको पता होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, देखो हम सब जानते हैं कि जो हमारा एसिड होता है, एसिड जैसे फॉर एग्जांपल हमारा HCl है, ये हमारे पास इसमें होता है, एक H होता है और एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास नॉन मेटल होता है। और जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि वो इस एसिड के हाइड्रोजन से रिएक्टिव ज्यादा हैं या कम है। अगर रिएक्टिव होते हैं तो उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं। अगर कर देते हैं डिस्प्लेस, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके, कौन सी रिएक्शन करके भैया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल देखो यार, मैं यहां पे अकेला था, यहां पे देखो मैं मेटल हूं, मैं मेटल की तरह हूं, यहां पे अकेला हूं, ठीक है ना। अच्छा भैया, उसके बाद यहां पे मेरे पास एक एसिड, ठीक है। एसिड में कौन है? देखो ये मेरी ऐश्वर्या राय जो हाइड्रोजन है, और ये मेरा कोई भी अदर है जो दूसरा कोई मेटल है, फिर कुछ भी है ना, आपको पता नहीं क्या है, जो भी है, ठीक है। अब यहां पे जो भी है, तो अब होगा क्या, मान के चलो सलमान भाई से मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूं, सलमान भाई से तो मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूं, देख रहे हो, है ना। तो भैया अब मैं गया वहां पे, अब मैंने भाई ऐश्वर्या राय को बोला कि ऐश्वर्या मेरे साथ चलो यार। तो अब ऐश्वर्या राय कह रही है कि यार मैं कैसे चलूं, भैया रिश्ता विश्ता दिया। अब ऐश्वर्या राय कह रही है सलमान खान से, मगर तुम कुछ मत करना, कोने में खड़े होकर देखते रहना, तुम देखते रहेगा, देखता रहेगा, क्या करेगा भाई, क्या करेंगे सलमान भाई, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं यहां से लेके भाग जाऊंगा, लेके भागूंगा इन द सेंस कि मेरे साथ आ जाएंगे ऐश्वर्या राय, ठीक है। मैं बन जाऊंगा यहां से A, B प्लस में C हो जाएगा अलग, सलमान भाई हो जाएंगे अलग। पता है सलमान भाई में और मेरे में एक चीज कॉमन है,
पता है वो क्या चीज कॉमन है? क्या कह रहा हूं दोबारा सुनो। सलमान भाई में और मेरे में एक चीज कॉमन है, वो कॉमन चीज ये है कि ना वो मेरे घर आते ना मैं उनके घर जाता। कॉमन है, ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट है भाई, ठीक है। तो भाई ठीक है, तो ये होता है, हमें ध्यान रखना है कि कौन सा मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर वो है तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा और डिस्प्लेसमेंट होकर रिएक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो, जितने भी हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं वो इस रिएक्शन को नहीं करते, जितने भी ऊपर वाले हैं वो इस रिएक्शन को कर लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। पहले एग्जांपल में मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हटेगा, MgCl2 बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर। उसके बाद Na के साथ Na जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर। एल्यूमिनियम जाएगा भैया, हाइड्रोजन गैस बाहर। कॉपर जाएगा, कुछ रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होती है, नो रिएक्शन। Fe जाएगा भैया, हाइड्रोजन हमारा बाहर। उसके बाद सिल्वर जाएगा, लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, नो रिएक्शन। तो क्लियर हो गई भैया बात हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब हम करते हैं, बात करते हैं किसकी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स के साथ में। चलो अगली बात, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम ये वाली रिएक्शन करते हैं ना, तो यहां पे तुमने देखा होगा मैंने सारे के सारे मेजर एसिड्स को यूज कर लिया, जिसमें कि हमारा HCl है, H2SO4 है। मैंने किसको यूज नहीं किया? मैंने यूज नहीं किया HNO3 को। सवाल आता है आपने HNO3 नामक एसिड को क्यों नहीं यूज किया इस रिएक्शन में? तो आओ समझते हैं। केस ऑफ HNO3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आर नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर एसिड्स। अच्छा, नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस इनटू H2O, हेंस इट्स रिएक्शन विद द मेटल्स डज नॉट लीड टू मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब देखो, समझता हूं, देखो मान के चलो तुम्हारे पास यहां पे है, लेट्स सपोज मैग्नीशियम, नॉट मैग्नीशियम, लेट्स सपोज तुम्हारे पास है सोडियम, तुम इसकी रिएक्शन करवाते हो किसके साथ? लेट्स सपोज HCl के साथ में करवाते हो, तो क्या होगा? यहां पे बन जाएगा तुम्हारा NaCl प्लस में H2, ठीक है, H2 गैस बन जाएगी। अगर तुमने सपोज करो Na की रिएक्शन करवा दी HNO3 के साथ में, तो होने को तो यही होना चाहिए, NaNO3, फिर क्या बनना चाहिए? तुम्हारा H2 बनना चाहिए। होता यह है कि HNO3 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब यह दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाने की बहुत कोशिश करता है। जैसे इसको हाइड्रोजन दिखा के ये क्या करेगा? इसको नहीं देगा, इसको एक ऑक्सीजन अपना दे देगा और बना देगा H2O। तो क्या हाइड्रोजन गैस बनी? नहीं। क्या बना? पानी बना। और खुद में भी ये अपना ऑक्सीजन इसने वहां दे दिया, तो खुद से भी ये क्या बना देगा? NO2 गैस बना देगा। तो खुद बन जाएगा NO2 गैस और हाइड्रोजन गैस को बना देगा पानी, जिस वजह से इसने इसका तो कर दिया ऑक्सीडेशन और अपना कर दिया रिडक्शन, क्योंकि जिसका रिडक्शन होता है उसी को तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो इस वजह से हमारा HNO3 का केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है और हम इसको डिफरेंटली पढ़ते हैं। हाउएवर, इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। क्या है वो एक्सेप्शन? सारे के सारे एलिमेंट HNO3 के साथ में अजीब बिहेवियर करते हैं, सिवाय मैग्नीशियम और मैग्नीज। एक मैग्नीज नामक एलिमेंट भी होता है ना? तो मैग्नीशियम को याद रखो, तुम्हारे लिए बहुत काम का है। तो मैग्नीशियम जो है, अगर मैग्नीशियम की बात करेंगे और हम इसकी रिएक्शन, इस मैग्नीशियम की रिएक्शन खाली करवाएं किसके साथ में? HNO3 के साथ में, तो ये नॉर्मल ही रिएक्शन करता है जैसे इसको करनी चाहिए थी। कैसे? MgNO3 का ट्वाइस प्लस में हाइड्रोजन गैस, यहां कुछ नहीं हो रहा H2O जैसा। नॉर्मली ऐसा होता है सोडियम के साथ में, फिर अदर एटम्स के साथ में, लेकिन मैग्नीशियम मैग्नीज नॉर्मल ही बिहेव करते हैं। लेकिन HNO3 का केस हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बाकी भैया आगे। आगे क्या है हमारा? एक्वारीजिया। देखो एक्वारीजिया क्या होता है, ध्यान से देखना। अभी तुम्हें क्या बताया था मैंने? अभी मैंने तुम्हें यह बताया था कि हम मेटल्स की रिएक्शन करवाते हैं एसिड से। मैंने सारे मेटल्स ले लिए, मैंने कौन नहीं लिया? मैंने Ag, मैं क्या कह रहा हूं AG भैया, Ag लिया था, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? नो रिएक्शन। Ag रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि Ag रिएक्टिव नहीं है। मैं पे गोल्ड लेता, गोल्ड भी रिएक्शन नहीं करता क्योंकि वो भी रिएक्टिव नहीं होता। अच्छा भैया ठीक है, फिर मतलब क्या आपका? मतलब ये है, अगर तुम्हें मेटल, जो ऐसे मेटल जो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है, तुम्हें उनकी रिएक्शन एसिड से करवानी है, उन्हें रिएक्टिव बनाना, तो उसका एक तरीका जिसको हम कहते हैं एक्वारीजिया। ये क्या होता है एक्वारीजिया भैया? ये लैटिन में कहते हैं इसको रॉयल वाटर। इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। आपने क्या करना है? HCl और HNO3 का रेशो लेना है। HCl के 3 पार्ट लेने हैं और HNO3 का 1 पार्ट लेना है। अगर आप उनको मिक्स कर लेते हो तो जो मिक्सचर बनता है इसे कहते हैं एक्वारीजिया। और इसके अंदर अगर तुमने गोल्ड को डाल दिया तो गोल्ड रिएक्शन करना शुरू कर जाएगा, तुमने सिल्वर को डाल दिया, सिल्वर रिएक्शन करना शुरू कर जाएगा। और इसीलिए हम इसको कहते हैं भाई स्पेशल टाइप का मिक्सचर, इसको हम कहते हैं एक्वारीजिया। ध्यान रखना, एक नंबर में पेपर में आ सकता है, ठीक है ना? तो ये क्या कर सकता है भाई? ये रिएक्शन करवा सकता है किसकी? नॉन रिएक्टिव गोल्ड और सिल्वर की भी एसिड के साथ में। ध्यान देना, अगर खाली HCl लोगे तो रिएक्शन नहीं होगी, खाली HNO3 करोगे तो भी रिएक्शन नहीं होगी। इन दोनों को मिला के एक मैजिक मिक्सचर बनता है जो इस रिएक्शन को करवाता है, जब हम नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स को भी भाई रिएक्टिव बना देते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं यहां से हमारे पास, जो आज तक पूछा गया है CBSE के PIQ में, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्या है असर्शन हमारा?
हाइड्रोजन गैस इज नॉट वॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। सही बात है क्या नहीं? अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे। केवल मैग्नीज और मैग्नीशियम ही ऐसे एलिमेंट है जो HNO3 के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, अदरवाइज सब क्या करते हैं, उसको पानी में कन्वर्ट करवा देते हैं। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि इसलिए, ठीक है। तो जिंक के केस में ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, एसिड तो सही है। रीजन क्या है? नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन गैस को, प्रोड्यूस्ड वाटर वाटर बन जाता है और खुद से वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि खुद क्या बन जाता था, NO2 बन जाता था, खुद HNO3 NO2 बन जा रहा है, खुद के ऑक्सीजन कम हो रहे हैं, दूसरे के ऑक्सीजन बढ़वा दे रहा है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, यही इसका कारण है। असर्शन सही, रीजन सही और इसका कारण भी सही है, तो हम लगाएंगे इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या तुमने भी यही लगाया था? क्या लगाया था ना? अरे तुमने लगाया हो, तुम बहुत तगड़े आदमी हो भाई। ठीक है, चलो भाई अगली बात करते हैं अब हम, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, अगला क्या है हमारा बेटा? अगला है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। अभी सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब यार सोल्ट, ठीक है ना, NaCl MgCl2 सारे सॉल्ट होते हैं। अगर हम किसी मेटल की रिएक्शन करवाते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन से और दोनों में अलग अलग मेटल है, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, सपोज करो मैं यहां पे Na की रिएक्शन करवा दूं किससे, MgCl2 से, तो ये हमारा सोल्ट है। भैया सोल्ट क्या होता है? देखो, अगर मेटल नॉन मेटल दोनों आपस में जुड़े हुए हो तो उसको सोल्ट कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे मेटल अलग है, यहां पे मेटल अलग है, रिएक्शन करवाओगे। अब ध्यान देना, अगर ये वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होके भैया हमारा जो सोल्ट सॉल्यूशन है वो तो आ जाएगा ए वाले मेटल का और बी हमारा अलग हो जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन पॉसिबल होती है मेटल्स की सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में। व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल एंड सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल इज प्रेजेंट, देन द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। These reactions are called as simple single displacement reaction। बिल्कुल बेसिक सी बात है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में सही बात है, तो जिंक यहां पे आ जाएगा, तो जिंक सल्फेट यहां बन जाएगा, कॉपर तुम्हारा अलग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भैया सही बात है। अच्छा दूसरी बात ध्यान देना, हमारा इसका कलर कैसा होता था? ब्लू होता था। पेपर में भैया कलर आएंगे। अच्छा ये कैसा होता है? हमारा कलरलेस होता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हो गई? हम इन कलर को देख के बताएंगे। तो ब्लू से कलरलेस, ठीक है। अच्छा यहां पे हमारा ब्लू होता है, हाँ भैया। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, हाँ जी, रिएक्शन हो जाएगी FeSO4, हाँ जी। हमारा कॉपर अलग हो जाएगा, ये हमारा क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। ऐसे तुम इस रिएक्शन करोगे, एल्यूमिनियम इसको हटा देगा, बन जाएगा Al2O3 प्लस में Fe हमारा अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन बड़ी ही स्पेशल है, बताऊंगा क्यों है, ठीक है, थोड़ी देर में देखना। लेकिन इस तरीके से आप सॉल्ट सॉल्यूशन की रिएक्शन करते हो किसी भी मेटल से, मेटल अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो मेरे पास लेट सपोज है जिंक सल्फेट और इसकी रिएक्शन में करवाता हूं किससे, या फिर मैं मान के चलो मेरे पास अब की बार है कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन में करवाता हूं किससे? सिल्वर से। तो क्या रिएक्शन होगी? आंसर है नहीं, रिएक्शन होगी। नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भैया? भैया इसलिए नहीं होगी क्योंकि सिल्वर हमारा लेस रिएक्टिव है, मतलब लेस, कॉपर से तो लेस रिएक्टिव है ना, तो यार नहीं होगी रिएक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे अगला है हमारा थर्माइट रिएक्शन। देखो मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये वाली रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाली। जब हम ये वाली रिएक्शन कर रहे थे ना सॉल्ट सॉल्यूशन वाली, तो हमने इस वाली रिएक्शन को देखो कि ये बड़ी स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन बहुत ही एक्सोथर्मिक है, इसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होती है। ध्यान से देखने, इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? इस्तेमाल ऐसे करेंगे, हमारे पास था Fe2O3, ठीक है। हमारे पास जो आयरन होता है मेटल, वो भी सॉलिड ही होता है, क्योंकि मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। आयरन तो वैसे भी हार्ड सॉलिड है। अच्छा ठीक है, हमने इसकी रिएक्शन जब एल्यूमिनियम से करवाई, एल्यूमिनियम के पाउडर से करवाई, तो रिएक्शन हो गई, और जब रिएक्शन हुई तो Al2O3 बना, हमारा Fe बना। अब हीट इतनी ज्यादा होती है इस रिएक्शन में कि जो आयरन नॉर्मली हमें सॉलिड मिलता है हर जगह से, यहां पे वो मिलता है लिक्विड मोल्टन स्टेट में। मोल्टन का मतलब होता है लिक्विड स्टेट में। अच्छा इससे फायदा क्या हुआ बेटा? इससे बहुत तगड़ा फायदा हुआ। The amount of heat evolved is so large that the metals are produced in the molten state। सही बात है। The reaction of iron oxide Fe2O3 with aluminium used to join railway tracks or cracked machine parts। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा रेलवे ट्रैक बीच में से टूट जाता है। अब मैं एक सॉलिड आयरन को उसके अंदर बीच में कैसे ठूसू? ठीक से जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो भी हार्ड है, ये भी हार्ड है। अगर मैं इस आयरन को पहले लिक्विड में कर लूं और लिक्विड को भर दूं, लिक्विड बाद में सूख के जब वापस से एकदम टक्कर सॉलिड बनेगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम यही करते हैं कि हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं एज थर्माइट रिएक्शन, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं? रेलवे ट्रैक के क्रैक को भर देते हैं। हम यहां पे देखो ये वाली बट्टी सी लगी हुई यहां पे, इसमें से हम एल्यूमिनियम डालते हैं, अपना Fe2O3 डालते हैं, वो क्या करता है? Al2O3 बना देता है सॉलिड, और हमारा जो लिक्विड है ये जहां जहां क्रैक है वहां जाके भर जाता है, अंदर जाके मेरा काम बन जाता है, ठीक है। तो ये
हमारी होती है थर्माइट रिएक्शन। ध्यान रखना ये सेम रिएक्शन आप कर सकते हो MnO2 प्लस एल्यूमिनियम के साथ में भी। Mn मतलब मैग्नीज, तो सेम रिएक्शन में क्या होगा, Mn आपका लिक्विड स्टेट में आएगा, Al2O3 अलग। तो ये भी इसकी एक रिएक्शन है जो एनसीईआरटी ने दी हुई है। दोनों रिएक्शन को आपको याद रखना है, खासकर पेपर में ये वाली आती है, ठीक है, थर्माइट रिएक्शन ऊपर वाली। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन मेटल्स में कि नॉन मेटल्स रिएक्शन कैसे करेंगे ऑक्सीजन के साथ में। तो सबसे पहली बात क्या, नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल एंड एसिडिक इन नेचर। स्टार्टिंग में बताया था कि जब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। अच्छा, बेसिक मतलब जो रेड लिटमस को टर्न में ब्लू में टर्न करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये करते हैं टर्न्स, ठीक है, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड, ये उसको रेड में कन्वर्ट कर देते क्योंकि एसिडिक होते हैं। जैसे कि कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन को अगर आप रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन के साथ में तो बनती है CO2, ये कैसी होती है, एसिडिक होती है। आप सल्फर की बात करते हैं तो उसकी रिएक्शन करवाओगे आप ऑक्सीजन से, क्या बनेगा, SO2 बनेगा, ये भी एसिडिक होती है। हालांकि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, जो कि नॉन मेटल ही कंसीडर्ड होता है, ये हमारा जो बनाता है पानी, ये हमारा होता है न्यूट्रल, ठीक है ना। बाकी हम बाकी बात करें कैसी होती है भैया, एसिडिक होती है। क्या होती है, एसिडिक होती हैं। और हर कोई नॉन मेटल भी रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन से, जो करते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, फिर न्यूट्रल होते हैं, हमें ध्यान रखना है। आगे अगर मैं बात करूं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स ऑफ वाटर एंड एसिड की, तो भाई ये नहीं करते रिएक्शन, ठीक है ना। ये कभी भी किससे रिएक्शन नहीं करते, ना पानी से रिएक्शन करते और ना ही ये कभी किससे रिएक्शन करते हैं, एसिड से रिएक्शन करते हैं। लेकिन अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है, ठीक है, वो क्या बात आती है, ध्यान से देखना। हमने अभी तक ऑक्साइड जितनी पढ़ी है तो मेटल की पढ़ी है, फिर नॉन मेटल की पढ़ी है, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स तो होती हैं, ठीक है, एसिडिक होती हैं। अब ध्यान देना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, बहुत ही जबरदस्त चीज होती है भाई, इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। सो दोज मेटल ऑक्साइड्स व्हिच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस आर टर्म्ड एज एम्फोटेरिक। देखो यार, हमने जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स पढ़ी थी ना, वो मेटल ऑक्साइड हमने क्या पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड्स वो होती हैं जो बेसिक होती हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक या फिर न्यूट्रल होती हैं। अब मेटल ऑक्साइड अगर बेसिक है तो भाई बेस किससे रिएक्शन करता है भैया, बेस अपने अपोजिट यानी कि एसिड से रिएक्शन कर सकता है ना, और तो किससे रिएक्शन नहीं कर सकता भाई, बेस से कैसे रिएक्शन कर सकता है, दोनों एक जैसे ही तो हैं। आंसर है कर सकता है, उन्हें ही कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब बस कुछ गिनी चुनी ऑक्साइड ऐसा कर सकती हैं। वो कौन है बेटा, वो है हमारी जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ध्यान से देखो, अगर मैं जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड यानी कि HCl से करता हूं तो रिएक्शन होती है, सोल्ट प्लस पानी बन जाता है। और अगर मैं जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन एक बेस से करता हूं NaOH से, तो भी रिएक्शन होती है, हमें एक सोल्ट प्लस पानी मिल जाता है। सेम विद Al2O3, अगर मैं इसकी रिएक्शन एक एसिड से करूं HCl से, तो भी रिएक्शन होती है, और अगर मैं इसकी रिएक्शन एक बेस से करूं तो भी रिएक्शन होती है। अब प्रॉब्लम पता है क्या, पेपर में डेफिनेटली आएगा, और जब डेफिनेटली आएगा तुम्हें दिक्कत पता है कहां आएगी, ZnCl2 तुम्हें पता है, AlCl3 तुम्हें पता है, दिक्कत यहां आएगी भाई, तुमसे याद नहीं होता है ना, Na2ZnO2, उसके बाद NaAlO2, भैया ये कैसे याद करेंगे, ये तो याद ही नहीं रहेगा। तो पता है क्या, जब मैं अपनी 10th क्लास में था ना, तो हमारे टाइम पे गाना फेमस था, गाना था आलतू जलालतू आई बला को टालतू, क्या था, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, ये बड़ा फेमस गाना था उस टाइम पे, ठीक है। तो हमने उसके हेल्प से इसको याद किया, कैसे याद किया देखो ध्यान से। तो हमारे पास कौन है भाई, हमारे पास है पहले Na2ZnO2 और उसके बाद है हमारे पास कौन, NaAlO2, ठीक है। तो उसी गाने से प्रेरित होते हुए हमने, मतलब मेरे और मेरे दोस्तों ने इसको याद करने की ट्रिक बनाई भाई, ठीक है। हम चारों लोग आगे बैठे रहते थे, हमारा यही काम हो रहा होता था कि भाई जो चीज याद नहीं हो रही ना, उसकी ट्रिक बना देंगे। तो आलतू जलालतू आई बला को टालतू से देखो क्या बनाया, तो भैया ना टू सोडियम 2 ना टू जलाल 2 देखो ना टू जलाल 2, ठीक है, हो गया Na2ZnO2। उसके बाद नाल टू मतलब ना टू जलाल 2 ना आल 2, ठीक है। तो ना टू जलाल 2 ना आल 2, इससे में याद हो जाएंगे भाई ये दोनों के दोनों कंपाउंड के नेम। आई होप कि तुम्हें ट्रिक समझ में आ गई होगी भैया, क्या करना है यहाँ पे, क्या करना है भाई। तो मतलब समझ रहे हो बात को, मतलब जो मेहनत तुम्हारे भैया ने 10वीं क्लास में की थी भाई, वो तुम तक यहां तक काम आ रही है। मतलब देख रहे हो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया भाई मेहनत का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाओ आगे भाई, आगे यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, ए मेटल एक्स इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस, एक मेटल को हम थर्माइट प्रोसेस में यूज करते हैं, बताओ कौन सा मेटल जो थर्माइट प्रोसेस में यूज करते हैं भैया, एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम, ठीक है। और वो ही है जो हमारा एक्स है, इसके हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बनाते हैं, इसको हम कहते हैं वाई। भैया इसकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सी होती है, लिस्ट में बता दो। एल्यूमिनियम की Al2O3 होती है। तो ये तो हमारा हो गया एक्स, ये हो गया हमारा वाई। हमसे पूछा है बताओ एक्स और वाई कौन है, तो भैया एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। क्या तुमने भी यही लगाया था, हैं? क्या तुमने भी यही लगाया था मेरे बच्चों? जल्दी से अगर यहां तक भाई साहब मचा दिया है तुम लोगों ने एकदम, एवरीबॉडी इन द हाउस मेक सम नॉइज, थोड़ा सा आवाज निकालो भाई। भैया कौन सी आवाज निकाले, वो वाली मत निकालने बैठ जाना, है ना। आवाज इन द सेंस की बोलो। हाँ भैया समझ में आ गया यार, मतलब लिख दो आत्मा से परमात्मा कलन हो गया भैया, एकदम दिल विल छाप के कमेंट में बता देना कि भैया एपीएम हो गया। यहां तक के टॉपिक का अब हम बढ़ते हैं भाई आगे। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पीवाईक्यू करवाने के लिए बोला था, सारे पीवाईक्यू करवा रहा हूं, पेपर में यही आएंगे, यही आएगा पेपर में जो यहां हो रहा है, ठीक है। द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जब हम एल्यूमिनियम को और मैग्नीशियम को एयर में जलाएंगे तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। बताओ प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा, तो भैया ऑक्साइड बनेगी, Al2O3 बनेगा, यहां बनेगा MgO। अब आधे 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 सर को जाएंगे, अब भैया 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 यहाँ Al2O3 यहाँ MgO यहाँ 2 3 क्या कर रहे हो? बदतमीज। देख एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 बताई थी, ऑक्सीजन की 2 बताई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया था। MgO इसकी 2 बताई थी, इसकी 2 बताई थी। अगर सेम नंबर से कटे तो काट देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो MgO आएगा। समझे कि नहीं बुड़बक? समझ गए? बुड़बक प्यार से बोल रहा हूं, बुड़बक, ठीक है भैया। बुड़बक बोल रहे हैं मुझे, अरे प्यार से बोल रहा हूं, ठीक है। जल्दी बताओ क्या आंसर है भाई तुम्हारा, क्या आंसर, जल्दी से बताओ क्या आंसर है। Al2O3 आया और MgO आया। बी लगाओ, बी से कुछ मुझे लग रहा है खासा लगाव है हमारा, मतलब अपने एडिटर वाले भैया का जो इनको मतलब लगाते हैं ऑप्शंस को, ठीक है। मेरा नहीं है, क्या पता उनकी गर्लफ्रेंड का नाम बी से शुरू होता है तो हर बार बी लगाते हैं वो, है ना। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो? तुम्हारे जैसे हैं वो, बिल्कुल तुम्हारे, तुम भी तो यही करते हो, हैं? तुम नहीं करते हो ये? तुम्हारे मैं मैक्सिमम लिख के दे रहा हूं, मैक्सिमम लिख के दे रहा हूं, तुम खुद बता देना अगर ऐसा नहीं है तो। तुम अगर फेसबुक चलाते हो या फिर इंस्टाग्राम चलाते हो, तुम्हारा पासवर्ड के पहले 4 अक्षर क्या है? बता दे, बता दे। या तो नंबर होगा उनका, या फिर उनके नाम के पहले 4 अक्षर होंगे। लिख के दे रहा हूं, कोई हो ही नहीं सकता जो बना कर देगा, ऐसा नहीं है। जानता हूं बेटा, मैं तुम्हें जानता हूं बेटा, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, ठीक है। अगला पीवाईक्यू कर ले यहां पे, ठीक है। और जल्दी से, व्हेन 2 मिलीलीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू फ्यू पीसेस ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक इन अ टेस्ट ट्यूब एंड देन वार्म्ड। भैया हमने अब की बार क्या किया, अब की बार हमने ये कर लिया है कि यार अब की बार हमने ले लिया NaOH का सॉल्यूशन, ठीक है, और उसमें मिला दिया है जिंक। अच्छा, और हमें बताना है रिएक्शन कैसे होगी। भैया ये रिएक्शन देखी देखी लग रही है, अबे देखी देखी वो वाली नहीं है जो तुम समझ रहे हो यहां पे, ठीक है। वो हमने करी थी भैया ZnO की, किसके साथ? NaOH के साथ में, तो बनाता हमारा Na2 और यहां बना था पानी, ठीक है ना, पानी। ध्यान देना, इन वाली रिएक्शंस में जितनी भी पानी एम्फोटेरिक वाली थी, पानी जरूर बनता है ना, चाहे एसिड से हो चाहे बेस से हो, यहां पे जरूर पानी बनेगा। लेकिन अगर तुम खाली मेटल की करवा रहे हो तो भैया यहां पानी ना चाहिए, है ना। पानी पानी पानी, अंकल जी हमें प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए, है ना, ठीक है। तो अब देखो यहां पानी नहीं चाहिएगा, ठीक है। तो यहां पे जब भी रिएक्शन करवाओगे तो बना देना अपना जलाल्टो, ठीक है ना, Na2 बना देना। लेकिन उसके बाद खाली हाइड्रोजन गैस बनाने हैं और अपने को कोई नहीं बनानी है, ठीक है। तो अगली बार फिर से क्या आंसर आ गया? अब फिर से भी आ गया भैया, अब तो कंफर्म हो चुका है। टाइपिस्ट वाले भैया की गर्लफ्रेंड का नाम बी से शुरू होता है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। देखो यार, अब हमने ये तो समझ लिया भाई, ये तो हमने समझ लिया सारी बातें। अब थोड़ा अंदर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। फर्स्ट 20 के तो नहीं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। हालांकि तुमने ऑलरेडी 9th में कर रखा है, 9th भैया 9th में तो मौज मारी है, 9th में तो कुछ किया ही नहीं था, अब करना पड़ेगा ना, अब करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आओ जल्दी से यहां पे देखो। तो भैया नोबल गैस सबसे पहले देख लेते हैं। नोबल गैस क्या होती है? नोबल गैस वो होती है जिनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होती है। मतलब देखो, हमसे ये बताया था नील्स बोर ने कि पहले शेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, फिर 8 आ सकते हैं, फिर 8 आ सकते हैं, फिर 18 आ सकते हैं। नोबल गैस की जितनी भी शेल भरेंगी वो सारी कंप्लीटली फिल्ड होंगी। मतलब जैसे इसकी पहली शेल भरती है, बस 2 ही है, कंप्लीटली फिल्ड हो गई। उसके बाद इसकी 2 8 कंप्लीटली फिल्ड हो गई। उसके बाद 2 8 और 8 कंप्लीटली फिल्ड हो गई। हमने एक चीज देखी यहां पे, बस हीलियम को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी नोबल गैस है सबकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने? 8। तो हमने ये माना कि जितने बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स है ना, मेटल्स नॉन मेटल्स, उन सबको भी 8 ही करने होंगे, इसलिए कम वक्त रिएक्शन करना चाहते होंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो इसी बेसिस पे सबसे पहले तो हमने सारे के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट मेटल्स नॉन मेटल्स उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करी। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते वक्त जो भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में आते हैं, देखो इसका आउटर मोस्ट शेल में ये है, इसके आउटर मोस्ट शेल में ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारे आउटर मोस्ट शेल है। मतलब जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स उनको मैं आउटर मोस्ट शेल कह रहा हूं, ठीक है ना। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स
हमारे आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, ध्यान रखना, उन्हें हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कोई पूछे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है ना। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं उसे हम कहते हैं भैया क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसी में एक वैलेंसी होती है। वैलेंसी क्या होती है भैया, अब मैंने क्या बताया, नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स लेने या देने पड़ते हैं उसे कहते हैं उसकी वैलेंसी। फॉर एग्जांपल देखो, हमारे पास यहां पे सोडियम है ना, सोडियम 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 के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 चाहिए, आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए। तो या तो ये 7 को मंगा ले, या फिर ये काम करे 7 को यहां से निकाल के बाहर फेंक दे। इस साल को निकाल, इस एक को, नोट 7 को, इस एक को यहां से निकाल के बाहर फेंक दे, भेज दे से बाहर। उससे क्या होगा, अगर ये एक रहेगा ही नहीं तो ये शेल ही नहीं रहेगी, मतलब आखिरी शेल ये वाली काउंट होगी, मतलब 8 हो जाएंगे। 7 बुलाना आसान है कि एक भेजना आसान है, एक भेजना आसान है, तो इसकी वैलेंसी 1 कहलाएगी। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 कहलाएगी इसकी वैलेंसी सोडियम की। ऐसे इसके 2 भगाना आसान है ना कि 6 को लेना, तो वैलेंसी 2 हो जाएगी। इसके 3 को भगाना आसान है, ऐसे इसका 1 को भगाना आसान है, ऐसे इसके 2 को भगाना आसान है ना, इनकी वैलेंसी हो गई। जैसे मान लो ये 5 है, तो 5 को भगाना आसान नहीं है, 3 को बुलाना आसान है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी ऐसी 2 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये पता होने चाहिए। अब तुम्हें ये पता है, तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ आगे। अब आता है पेपर में, हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का। भैया ये क्या होता है जरा बता दो एक बार। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट एटम्स इज शोन बाय रिप्रेजेंटिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं तो वो उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। एग्जांपल देता हूं, देखो जैसे यहां पे मेरे पास यहाँ पे सोडियम, सोडियम के कितना एटॉमिक नंबर होता है भाई सोडियम का, ये होता है 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,8,1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 1 हो गए। तो इसको जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो इसमें आपको एक डॉट दिखाना है, किसका, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही मैग्नीशियम पे आ जाओ, मैग्नीशियम होता है हमारा 12, ये हो जाएगा हमारा 2,8,2। आउटर मोस्ट वैलेंस हो गए अपने 2, तो Mg पे आ गया भैया 1, 2, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं भाई क्लोरीन की, तो क्लोरीन पे होता है हमारा 17, तो ये हो जाएगा हमारा 2,8,7, ठीक है ना। तो क्लोरीन पे आ जाएंगे 1, 2, 1, 2, 1, 2 और 1, ठीक है, 7 हो जाएंगे। ऐसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा 8, तो ये हो जाएगा अपना 2,6। यहां पे आपको कितने बनाने पड़ेंगे, 6 बिंदु बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां से जो हमारा आता है भैया अगला टॉपिक, हमें शुरुआत करनी है किसकी, हमें बतानी है भैया मेटल्स नॉन मेटल्स को रिएक्ट कैसे करते हैं, बॉन्डिंग कैसे होती है उनमें। बॉन्डिंग मतलब प्यार मोहब्बत कैसे होती है, इनके प्यार मोहब्बत को कहते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड इनसे बनता है, आयनिक बॉन्ड इसको कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, इससे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये समझ लो, बॉन्डिंग के लिए हम बात कर रहे हैं किसकी भैया, मेटल्स की। हम बात कर रहे हैं किसकी, मेटल्स की। और हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स की। किसकी बात कर रहे हैं, मेटल्स की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की। मेटल्स नॉन मेटल्स इज लाइक लड़का लड़की, इज लाइक लड़का लड़की, मतलब एकदम अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब देखो लड़का लड़की भैया अपोजिट कैसे होते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लो। लड़कियों की भाई 70 हॉबियां होती हैं, लड़कियों की अपने जीवन में 70 हॉबियां होती हैं, 70 हॉबीज होती हैं, मतलब क्या इनको चाहिए है ना, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। लड़कों की अपने जीवन में कोई एक हॉबी होती है, बस एक। वो एक हॉबी बताए क्या होती है, वो एक भी हॉबी बताए क्या होती है, वो एक हॉबी होती है ये बस बस बस, इससे ज्यादा इनको कुछ नहीं होता भाई, लड़कों को और कुछ नहीं चाहिए। लड़कियों की बस एक हॉबी, मतलब कहने का मतलब ये कि अपोजिट होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो जैसा बिल्कुल मेटल है उसके बिल्कुल अपोजिट नॉन मेटल है। अभी हमने देखा कि मेटल, जब हम पीछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को भगा दे रहा था, क्योंकि 1, 2, 3 को भगाना आसान है। तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को भगाते हैं, क्या करते हैं, भगाते हैं, ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और ये हमेशा बुला रहे थे, क्योंकि इनके 5, 6, 7 थे, तो इनको भगाना आसान नहीं, इनको बुलाना आसान था। तो ये गेन इलेक्ट्रॉन को करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन को करते हैं। और तब जब ऐसा होता है, अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम एज अ रिजल्ट, जिससे हमारा क्या बनता है, स्टेबिलिटी आती है और आयनिक बॉन्ड बनता है। मतलब क्या भैया, इससे मतलब क्या, देखो मतलब समझाता हूं। सपोज करो मैं बात कर रहा हूं सोडियम की, सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, ठीक है ना। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की बात करूं तो इसके क्लोरीन के मान लो यहां पे स्टार बना दो, ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है, इसके हैं 7, इसके आउटर मोस्ट में 7 है, इसके आउटर मोस्ट में 1 है। तो सोडियम चाहता है मैं अपनी आउटर मोस्ट के 1 को भगा दूं, जिससे कि मेरी आउटर मोस्ट ये वाली खत्म हो जाए, पीछे वाली काउंट जिसमें 8 होंगे, ये भगाना चाहता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 है, ये 1 को लाना चाहता है। तो दोनों अगर मिल जाएं
तो भाई दोनों की अगर जोड़ी बन जाए तो काम बन जाए ना। दोनों की जोड़ी कैसे बनेगी, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको उसके पास फेंक देगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब देता है तो वो बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज। क्यों 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 क्यों, जल्दी बता, जल्दी 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 बोलो। अगर तुमने इलेक्ट्रॉन्स दिए, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव, और नेगेटिव चीज जब जाती है तो आप बन जाते हो पॉजिटिव। ठीक है, तो इस पे आ जाता है Na पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या आ जाता है इस पे, Na पॉजिटिव चार्ज। और अब क्या हुआ, इस क्लोरीन को भैया इसके पास 7 तो पहले से ही थे, है ना, और एक इसको मिल गया इसका, और इस पे नेगेटिव चार्ज भी आ गया है। इस पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज भी आ गया है। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ने मिलके अपने बीच में जो गुटरगु हुई, इसे कहते हैं भैया हम आयनिक बॉन्डिंग। क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या हुआ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज। क्या आया था यहां पे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया था। इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा आउटर मोस्ट में, मतलब इसने दे दिया तो भैया कितना आ गया, प्लस रह गया, इस पे हो गया प्लस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, नेगेटिव चीज ले ली, मतलब नेगेटिव आ गया। तो चार्ज हो गए पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इलेक्ट्रो माने चार्ज। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चार्ज की वजह से आने वाली अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं भैया, हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान देना, जब भी कभी आयनिक बॉन्ड बनेगा, मैं कुछ एग्जांपल्स अभी और दूंगा, लेकिन जो कंपाउंड बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज से हमें पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, फिजिकल नेचर क्या होता है बहन का। तो आयनिक कंपाउंड और सॉलिड्स, ये सॉलिड होते हैं, बहुत टफ होते हैं, हार्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल चिपक के बैठ जाते हैं। चिपक के बैठ जाएंगे तो हटेंगे नहीं, मतलब हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की फोर्स रहती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जब चिपक के बैठेंगे तो भाई आयनिक बॉन्ड्स का जो, आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है भाई, हाई होता है, क्योंकि वो हार्ड है सॉलिड से। सोल्युबिलिटी की बात करूं तो भाई पानी में सोल्यूबल होते हैं, और केरोसिन पेट्रोल जैसे तेल में सोल्यूबल नहीं होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, द कंडक्शन, भाई कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या फिजिक्स में पढ़ा तो है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। फ्लो ऑफ चार्ज, जहां पे चार्ज घूमता है, जहां चार्ज घूमता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान दो, क्या यहां पे आपको चार्ज कहीं दिख रहे हैं, क्या आयनिक कंपाउंड में चार्ज होते हैं, हाँ भैया, Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, तो मतलब तो कंडक्शन होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के, हाँ होते हैं। देखो अब जरा ध्यान से, यहां पे द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। सही बात है। अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस। देखो अब अगर तुमने NaCl को सॉलिड में लिया है, तो सॉलिड में तो चिपके हुए होते हैं ना, क्या ये कभी मूव कर पाएंगे, क्या कभी ये फ्लो कर पाएंगे, आंसर है नहीं। तो अगर सॉलिड स्टेट में ले रहे हो तो कभी भी कंडक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर तुम इनको पानी में डाल के गुला लोगे तो Na और Cl लिक्विड बन गए, लिक्विड में पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं, तो वहां ये पॉसिबल होगा। और वहां आप कह सकते हो कि लिक्विड, या फिर लिक्विड मतलब मोल्टन स्टेट में भी कह सकते हो, मोल्टन मतलब पिघला हुआ, वहां आपकी कंडक्शन जो है पॉसिबल होती है। देयरफॉर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली इन द मोल्टन स्टेट। ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर, मतलब टाइटली पैक्ड हो जाते हैं क्योंकि। ठीक है, सही बात है भैया। अब देखो आगे, तुम्हारे पेपर में तुमसे और बहुत सारे आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन पूछी जाएगी। जैसे NaCl की तुमने कैसे बताई थी, तुमने NaCl को कैसे बताया, तुमने बोला देखो यार Na में क्या होता है, Na होता है, NaCl में और Cl होता है, ये होता है 2,8,1, ये होता है 2,8,7। ठीक है, यहां पे एक बिंदु लगेगी, यहां पे आप 7 स्टार बना दो, मतलब 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। स्टार बिंदु इसलिए बना रहे क्योंकि पता चल जाएगा स्टार मतलब क्लोरीन के बिंदु, मतलब इसका सोडियम का। तो यहां पे क्या करेगा, एक देना चाहते तो ऐसे एरो बनाओगे, बोलोगे Na पे आया पॉजिटिव चार्ज और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। जबकि क्लोरीन के केस में आप देखोगे यहां स्टार, यहां पे एक, और यहां पे नेगेटिव चार्ज दिखाओगे, और फिर जाके बोलोगे भैया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनके तैयार हो गया। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। सेम आपको मान लो कैल्शियम ऑक्साइड बताने के लिए आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैसे करोगे, ये होता है अपना 2,8,8,2, तो ये बनेगा कैल्शियम पे 2 बिंदु। ठीक है, यहां पे आप करोगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या होता है 2,6। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे आ जाओगे 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु। ठीक है, 6 बिंदु। इसको 2 चाहिए तो ये दोनों के दोनों अपने ट्रांसफर कर देगा। इसके ऊपर आ जाएगा कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा 6 बिंदु, नहीं 6 स्टार और 2 बिंदु, और 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। ऐसे इस तरीके से करके तुम्हें रिप्रेजेंटेशन करके बतानी है पेपर में कि भाई ऐसे बनेगा मामला। ठीक है, सपोज करो तुम्हारे पास एक और एग्जांपल है, तो मान लो तुम्हारे पास आ गया मैग्नीशियम और क्लोरीन, मैग्नीशियम क्लोराइड आ गया। तुम बोलोगे मेरे पास है मैग्नीशियम, ये होता है 2,8,2, तो ये बनेगा मैग्नीशियम पे 2 बिंदु। ठीक है, उसके बाद ऐसी बात करूंगा 2 क्लोरीन है ना, 2 क्लोरीन है, MgCl2 में साफ साफ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2,8,7, एक क्लोरीन पे हो गए 7 स्टार।
ठीक है ना, कितने हो गए 7 स्टार हो गए। दूसरा है मेरा फिर से 2,8,7, यहां पे भी मेरे पास हो गए कितने 7 स्टार हो गए, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक किसको चाहिए, एक किसको चाहिए, तो एक किसको दिलवा दो और एक किसको दिलवा दो, बना दो Mg पे 2 पॉजिटिव, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और 2 क्लोरीन, ठीक है ना, जिसमें से दोनों को एक एक बिंदु मिल गई है ना, और एक एक नेगेटिव दोनों पे आ गया, क्योंकि दोनों को एक एक बिंदु मिली है मतलब दोनों पे एक एक नेगेटिव आपने लगा दिया, और ऐसे बन गया आपका MgCl2। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो ये आपको बनानी आनी चाहिए, अगर आपको ये बनाना आता है तो CBSE PYQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में नहीं आता, मतलब इस बार आने के बहुत चांसेस है। ये मेरा 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 मन कहता है, क्योंकि मैंने रिसर्च किए 4 से 5 साल के पहले पेपर की, तो इस साल आना बनता है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन की और, क्वेश्चन क्या जरा ध्यान से देख लो। क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था, रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट्स A एंड B फॉर्म्स अ कंपाउंड C, A loss of electrons and B gain of electron। अच्छा, A जो करता है वो करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, B जो करता है वो करता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Which one of the following properties will not be shown by the compound C? कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शो की जाएगी? सबसे पहले जो C बनेगा वो बनेगा आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आयनिक कंपाउंड वाली जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो शो की जाएंगी, जो आयनिक की नहीं होंगी वो नहीं की जाएगी। फॉर एग्जांपल इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई होगा, बिल्कुल सॉलिड होते हैं, क्योंकि हाईली सोल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही बात है, हाईली सोल्युबल इन वाटर होते हैं। इट इज वीक इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है भैया, पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव तो चिपक के बैठते हैं भैया, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन भैया, सी यहां पे नहीं चलेगा। ना 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 ना, अब की बार अपने टाइपिस्ट भैया ने चेंज कर दिया, उन्हें लगा कि यार शक कर जाएंगे ये लोग मुझ पे कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम 20 है, तो इसलिए उन्होंने हटा दिया। अब की बार दिमाग से खेलें, अब की बार वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन में। द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज करेक्टली शोन, किसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड को करेक्टली दिखाया गया है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैग्नीशियम होता है भैया, मैग्नीशियम होता है अपना 2,8,2, तो मैग्नीशियम के ऊपर बनेंगे दो लड्डू बना दो मैग्नीशियम के ऊपर। कहां 2 लड्डू है मैग्नीशियम के ऊपर भैया, यहां एक है तो ये नहीं हो सकता, दिमाग से खेल गए अब की बार फिर से टाइपिस्ट भैया। यहां पे एक स्टार बना रखा है भैया, 2 बनने चाहिए जो भी बनेंगे। अच्छा जी, ठीक है, तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करूंगा तो भैया ऑक्सीजन होता है हमारा 2,6, यहां पे 6 स्टार या फिर 6 लड्डू होंगे, जो भी तुम बनाना चाहते हो। तो 6 कहां पे हैं, यहां 6 हैं, यहां 2 4 6 7, ये नहीं हो सकता। यहां 2 मैग्नीशियम क्यों दे दिए भैया, भैया हमें कैसे पता चलेगा कि 2 ही ऑक्सीजन होंगे या फिर 1 ऑक्सीजन होगा, मुझे ये कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखना। देखो तुम्हें कैसे पता चलेगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनेगा, कितने एटम्स होंगे। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, क्योंकि इसको 2 की जरूरत है। 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा MgO। तो एक ही Mg होना चाहिए और एक ही ऑक्सीजन होना चाहिए, मतलब सी भी आंसर नहीं हो सकता, ए आंसर बचा मेरा, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इसको दे दिए, और ऐसा करके भैया इसके 8 पूरे हो गए और इसके भैया 2 चले गए। तो ये आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि कैसे क्वेश्चन भैया पेपर में करके आने हैं। जल्दी से मुझे बताओ, एवरीबॉडी इन द हाउस मेक सम नोट्स। यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भाई जल्दी से लिख दो APM, क्योंकि भैया यहां तक मामला एकदम सेट चल चुका है, बहुत बढ़िया, एकदम मामला एकदम मचा दिया भैया, मचा दिया, ठीक है ना। चलो यहां से फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से, तो यहां तक अगर क्लियर है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने किसके ऊपर, अकरेंस ऑफ मेटल्स के ऊपर। भैया अकरेंस ऑफ मेटल्स का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो यार सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेटल्स है, तुमने भी देखो उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या, भाई कोई चमकता है, कोई कुछ करता है, कितने काम आते हैं यार मेटल्स। तो अपने को मेटल्स को निकालना है, कहां से निकालते हैं मेटल्स, मेटल्स हमें मिलते हैं अर्थ की क्रस्ट के अंदर से, मतलब अर्थ के अंदर से भाई खोद के निकालते हो। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं अकरेंस ऑफ मेटल। अब अकरेंस ऑफ मेटल में 2 तरीके से मिलता है। पहला, या तो वो मिलेगा अपनी नेटिव स्टेट यानी कि फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट मतलब अगर एक मेटल अपनी नेटिव स्टेट में, तो मतलब है कि भाई वो एग्जिस्ट कर रहा है अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में, मतलब उसका कोई कंपाउंड नहीं है, मतलब उसने कहीं पे किसी से रिएक्ट नहीं कर रखा, वो अकेला बैठा था और हमने अकेले बैठे हुए को निकाल लिया है ना, तन्हाई में बैठा हुआ था, हमने निकाल लिया, बात खत्म हो गई। दूसरा तरीका होता है, मतलब दूसरा तरीका नहीं, मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में ना होके होते हैं कंबाइंड स्टेट में, क्योंकि वो रिएक्टिव है। अबे फ्री स्टेट में क्यों है, क्योंकि गोल्ड रिएक्टिव ही नहीं होता, प्लैटिनम रिएक्टिव ही नहीं होता, तो किससे रिएक्ट नहीं करता, अकेला बैठा रहता है, ठीक है। लेकिन जो रिएक्टिव होते हैं वो अकेले नहीं बैठे होते, वो होते हैं कंपाउंड की फॉर्म में, और इसीलिए उनको कहते हैं हम लोग कंबाइंड स्टेट में। अब बात समझ में आ गई। अकरेंस ऑफ मेटल्स का मतलब क्या है, मेटल्स को निकालना है। 2 तरीके से निकाल सकते हो, कंबाइंड स्टेट में निकाल सकते हो या फिर फ्री स्टेट में निकाल सकते हो। अब एक बात मुझे बताओ, जब तुमने कंबाइंड स्टेट में कंपाउंड को निकाला, भाई तुम इनको निकालोगे, डायरेक्टली निकालोगे, थोड़ा बहुत प्रोसेस करोगे, यूज करना शुरू कर दोगे, क्योंकि तो फ्री स्टेट में हमें गोल्ड चाहिए, गोल्ड मिल जाएगा, लेकिन मुझे सोडियम चाहिए, लेकिन मुझे NaCl रहा है, अब मैं क्या करूंगा यार, तो अब तो प्रॉब्लम हो गई। तो अपने को भी इस कंबाइंड स्टेट को भैया तोड़ना है, और तोड़ के अपने मेटल को यहां से निकालना है जो मुझे चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम करते हैं
भैया एक्सट्रैक्शन, देख रहे हो भाई, मैं ही हूं क्या, मैं ही हूं क्या, हाँ मैं ही हूं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं भैया, खदानों में जाते हैं, पहले कंबाइन स्टेट को निकालते हैं, फिर उनको प्रोसेस करते हैं जिससे कि मेटल्स को सेपरेट कर सकें, और उस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और इसी प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। और इसी को हम क्या कहते हैं भैया साइंस में, मेटलर्जी कहते हैं, मेटलर्जी। अब तुमने ऊपर देख लिया होगा कि भैया आकाश भैया ने बोला था कि जो भी इंपॉर्टेंट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे लिख के लाएंगे कि भैया सीबीएसई पीवाईक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक्सट्रैक्शन होता है कैसे, हमें कुछ टर्म्स जो पेपर में पूछी जाती हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। अभी 2025 में भी आई थी, मिनरल क्या होता है, और क्या होता है, गैंग क्या होता है, तो बताता है क्या होता है। वो वाली गैंग नहीं है जो तुम गैंग बना के चलते हो ना स्कूल के बाहर छुट्टी होने पे, वो वाली गैंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो जल्दी से यहां पे क्या होता है। तो मिनरल्स क्या होते हैं भाई, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। मतलब देखो है, तुमने अर्थ क्रस्ट में एक जगह गड्ढा खोदा, ठीक है। अब तुमने जब गड्ढा खोदा और तुम्हें लग गया कि वहां पे मेटल प्रेजेंट है, तो उस पूरे के पूरे सब्सटेंस को जहां पे तुम्हें लग रहा है कि मेटल है, उसे हम कहते हैं मिनरल्स। मतलब जिस पार्ट में अर्थ क्रस्ट के एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसे मिनरल कह देते हैं, ठीक है भैया। अब और क्या होता है, द मिनरल्स बाय विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड एज ओर्स। अब बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं, बहुत जगह एलिमेंट्स हो सकता है, लेकिन उस मिनरल से जहां से आप मेटल्स को प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली निकाल सकते हो उसे ही कहते हैं बस और। मतलब भैया नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल देता हूं बहुत तगड़ा, तुम भी क्या याद करोगे भैया क्या एग्जांपल दिया, ठीक है। तुमने वो देखी केजीएफ मूवी बाय द वे, है ना, कोलर गोल्ड फील्ड्स। पता है कोलर गोल्ड फील्ड्स क्या है, वो पहली जगह थी जहां पे अंग्रेजों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड को स्टार्ट किया था, ठीक है। उसी के ऊपर वो पूरी मूवी बनी हुई है। मतलब स्टोरी बहुत अलग हो गई है उसमें, क्योंकि उसमें थोड़ा मिर्च मसाला डालना था ना उनको, लेकिन था वो उससे रिलेटेड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सपोज करो मैं एक दिन इंजीनियर बन गया है ना, और मैं गया कि भाई मैं तो गोल्ड निकालूंगा। तो सपोज करो मैं पहुंचा साइट 1 पे मैंने देखा और यहां तो भैया गोल्ड है, तो ये क्या हुआ, मिनरल हो गया। ये क्या है, मिनरल है, क्योंकि यहां पे गोल्ड प्रेजेंट है, तो ये क्या है भैया, ये मिनरल है। ऐसा कोई भी अर्थ का पार्ट जहां पे एलिमेंट यानी कि अपना मेटल प्रेजेंट है, वो क्या है, अपना मिनरल है। मैं इस वाली साइट पे गया, कोई और जगह है, कोई और सिटी में है, तो मतलब ये भी मिनरल है, यहां भी मुझे गोल्ड मिल गया, ठीक है। मैं इस वाली साइट पे गया, थर्ड वाली पे, यहां पे भी मुझे गोल्ड मिल गया, ये भी मिनरल है। तो मिनरल तो वो सारी जगह है जहां पे आपको मेटल मिलता है, जहां पे आपको एलिमेंट मिलता है। अब मैंने यहां पे जब रिसर्च की, तो हम पता है क्या करते हैं, अभी भैया सिंपल सी बात है, एक्सट्रैक्शन करने से पहले रिसर्च करेंगे कि भाई कितना गोल्ड है, इसको निकालने में कितना खर्चा आएगा। तो सपोज करते हैं यहां पे जो गोल्ड का अमाउंट है बेटा, वो तो है भैया 100 करोड़, ठीक है। लेकिन इसको निकालने के लिए जो मेरा खर्चा आएगा ना, एक्सपेंस आएगा, इसमें मशीनरी लगेगी, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ जगह है, बहुत ही खराब सी जगह है, बहुत ही हार्ड यहां पे चीज, मतलब अर्थ की क्रस्ट है। एक्सपेंस दिखा रहा है 200 करोड़, 200 करोड़ का एक्सपेंस दिखा रहा है, और मिलेगा मुझे कितना गोल्ड, 100 करोड़ का गोल्ड मिलेगा। ओ माय गॉड। अच्छा, मैं दूसरी जगह पहुंचा, यहां मेरा जो गोल्ड है वो तो मुझे मिल रहा है भैया 100 करोड़ का। वो कितने का मिल रहा है मुझे, 100 करोड़ का। लेकिन जो मेरा एक्सपेंस आ रहा है भाई, वो कितने का आ रहा है, वो भी 100 करोड़ का आ रहा है। अच्छा, अब जो मेरी तीसरी जगह है, यहां पे जो मुझे गोल्ड मिल रहा है वो तो मिल रहा है 100 करोड़ का। अच्छा जी, लेकिन जो मेरा एक्सपेंस आ रहा है ना भाई, वो पता है कितना आ रहा है, वो आ रहा है जस्ट 20 करोड़ का। अब मुझे खुद से दिमाग लगा के बता दो, वो कौन सा वाला मिनरल है जिसको तुम अब एक्सट्रैक्ट करने वाले हो। कि तुम इसको छेड़ोगे भी, इसको तुम छेड़ोगे भी नहीं, छोड़ दोगे इसको। समझ रहे हो बात को। आज भी कोलर गोल्ड फील्ड्स में, इसके ऊपर केजीएफ मूवी है ना, वहां पे गोल्ड है, लेकिन वो गोल्ड इतना ज्यादा नीचे पहुंच गया अर्थ क्रस्ट के निकालते निकालते, मतलब जो डिपॉजिट है वो इतने नीचे है कि हम उनको निकाल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें पता है निकालने से ज्यादा जितना फायदा होगा उतना हमारा खर्चा हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हम इसको भी नहीं छेड़ेंगे, क्या ही फायदा, कुछ भी भैया, ना जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, तो क्यों ही अपनी मेहनत करेंगे। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं तो भाई यहां पे तो मैं करूंगा, मतलब इन सबको मिनरल तो कहेंगे ना, इसको और कह सकते ना इसको और कह सकते, यही मिनरल खाली और कहलाएगा। तो ऐसा मिनरल जहां से आप भैया प्रॉफिटेबली कन्वीनियंटली निकाल सकते हो अपने एलिमेंट को, उसे हम कहते हैं। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा भैया, तीसरा क्या होता है, गैंग क्या होता है भैया। ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज। जब तुम कुछ भी एलिमेंट्स को निकालोगे ना, बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, तो अब तुम्हें इंप्योरिटीज नहीं चाहिए, तुम्हें तो मेटल चाहिए, तुम उनको हटाओगे, तो वो जो सारी इंप्योरिटीज होती है ना, उन्हें कहते हैं हम गैंग पार्टिकल्स। क्या कहते हैं, गैंग पार्टिकल्स कहते हैं जो भी वो इंप्योरिटीज होती हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब
आगे हम चलने वाले हैं, हम करने वाले हैं 4 स्टेप्स टू कन्वर्ट ओर इनटू प्योर मेटल। कौन कौन से स्टेप होते हैं जहां पे हम ओर को पहले फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको मेटल्स में कन्वर्ट करते हैं। अब तुम्हें सोच सोच के लग रहा होगा ना कि यार भैया इतना पढ़ना पड़ेगा क्या, मतलब साइंस है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें एक स्टोरी बताऊं, तुम्हें एक बात बताऊं, अब से 5 साल बाद, है ना, अब से 5-6 साल बाद तुम एक जगह बैठे होगे, ठीक है, और पता तुम क्या सोचोगे कि यार रील्स देखते देखते सारे एग्जाम खत्म हो गए और मैं पास भी हो गया। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, सुनने में अच्छा लग रहा है ना। जहां पे तुम बैठे होगे ना, अभी और सुनो, अभी और है, जहां पे तुम बैठे होगे ना, फिर वहां एक लड़की भी आएगी। क्या बात कर रहे हो सर, लड़की भी आएगी? हाँ लड़की भी आएगी। पता क्या बोलेगी वो तुमसे? बोलेगी भैया ये टमाटर कितने के दिए? और तुम पता क्या बोलोगे? बहन जी 20 रुपए किलो। क्योंकि भाई हमारे यहां पास होने वालों के लिए बस यही है, लड़कियां भैया ही बनाती है, सैया कोई बनाएगी नहीं तुम्हें। तो इसलिए कह रहा हूं जितना भी पढ़ना पड़ रहा है पढ़ लो भाई, अभी पढ़ लो, बाद में मौका भी नहीं मिलेगा पढ़ाई करने का, ठीक है ना। तो इसलिए पढ़ाई कर लो, ठीक है ना। तो यही मोटिवेशन है, ये इससे ज्यादा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता भाई तुम्हारे लिए, ठीक है। आओ जल्दी से, द वेरियस स्टेप्स टेकन इन मेटलर्जी फॉर ऑब्टेनिंग मेटल्स इन प्योर फॉर्म आर। कौन कौन से स्टेप्स है भाई? पहला है अपना कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। इसमें क्या करते हैं हम लोग? ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज, जिसको हमने गैंग बोला, ठीक है ना। इसमें सॉइल होती है, सैंड होती है, ठीक है। द इंप्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड। जब हम इनको रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। दूसरा क्या है? कन्वर्जन इनटू मेटल ऑक्साइड। देखो बहुत सारी और आपको पता है किसमें मिलेंगी? वो मिलेंगी उनकी सल्फाइड में, मतलब सल्फर से रिएक्ट कर रखा होगा, ठीक है ना, या फिर उनके कार्बोनेट में, ठीक है ना, कार्बोनेट में मिलेगा। अब कार्बोनेट या फिर सल्फाइड में अगर आपको दे रखा है तो वहां से मेटल डायरेक्ट निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले आप इनको कन्वर्ट करोगे, इन मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट को, उनके ऑक्साइड में भी मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद फिर ऑक्साइड से आप ऑक्सीजन को हटा के कन्वर्ट कर दोगे उसको किसमें? उसके खाली मेटल में, ठीक है ना। यहां से आपको प्योर मेटल मिलेगा। सही समझ में आ गई बात, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है? रिफाइनिंग ऑफ इंप्योर मेटल्स इनटू प्योर मेटल्स। अब इतना करने के बाद भी थोड़ी बहुत इंप्योरिटी रह जाती हैं और फाइनली आप करते हो उनकी रिफाइनिंग। ऐसे करके आपके 4 प्रोसेस होते हैं पूरे एक्सट्रैक्शन में, याद रखना एक एक प्रोसेस को, इंपॉर्टेंट है चारों, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां पे मतलब नेक्स्ट टॉपिक ने यही टॉपिक इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि भाई एक्सट्रैक्शन करते कैसे। तो हमने पूरे एक्सट्रैक्शन को अपने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। क्यों? क्योंकि हमारे मेटल्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट रिएक्टिविटी होती है। तो हाई रिएक्टिविटी वालों के लिए भाई ये पूरा का पूरा काम करेंगे, मीडियम रिएक्टिविटी वालों के लिए ये काम करेंगे, और अपने लो रिएक्टिविटी वालों के लिए ये काम करेंगे। चलो एक एक करके सबको आराम से पढ़ लेते हैं, विस्तार में पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं भाई किसकी? सबसे पहले बात कर रहे हैं लो एक्टिविटी सीरीज की। मतलब हम ऐसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं भैया जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब बहुत कम रिएक्टिव है, बिल्कुल मतलब फुद्दू रिएक्टिव है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात कर रहे हैं अभी कॉपर की और मर्क्यूरी की, ठीक है। अब देखो इनमें क्या करते हैं। मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। अच्छा, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो इनकी ऑक्साइड को अगर आप हीट भी कर दोगे ना तो भी ये क्या हो जाएंगे? मेटल अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अच्छा, सल्फाइड और प्रेजेंट इन द लो एक्टिविटी सीरीज कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय रोस्टिंग ओनली। अब ये रोस्टिंग क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। मैं स्टार्ट करने से पहले ना तुम्हें 2 चीजें बता देता हूं, है ना, 2 चीजें बता देता हूं मैं तुम्हें, जो मिडिल एक्टिविटी सीरीज में करने भी वाले हैं लेकिन उनका काम हमें लो एक्टिविटी में भी आता है, तो पहले कर लेते हैं। देखो 2 चीजें होती हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। अब ये क्या होती है? मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था भैया पीवाईक्यू बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए बहुत ज्यादा। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक बात बताई थी अभी कि अगर आपको ध्यान देना, हमें जो मेटल्स मिलते हैं वो मिलते हैं सल्फाइड या कार्बोनेट में। सल्फाइड या कार्बोनेट से डायरेक्टली मेटल निकालना बहुत कठिन है, तो हम पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और वहां से फिर इसको मेटल में निकालते हैं। अच्छा भैया ठीक है, तो अब सल्फाइड से या फिर कार्बोनेट से हम उसको ऑक्साइड में लाएंगे, उन प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब है हम करते हैं द हीटिंग ऑफ सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। सपोज करो तुम्हारे पास ये ZnS है, मैंने बताया था ना भी ZnS है ना, मान लो तुम्हारे पास ये ZnS है, ठीक है ना, जिंक सल्फाइड। अब इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है ऑक्सीजन में, तुम इसको हीट कर दोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस ये रही, हीट आपने कर दिया, होगा क्या? ऑक्सीजन आ जाएगा, सल्फर बाहर निकल जाएगा और तुम्हारी जिंक की ऑक्साइड बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रोस्टिंग कहते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास है भैया कार्बोनेट, क्या है तुम्हारे पास? कार्बोनेट है, जिंक का कार्बोनेट है। तो कैल्सिनेशन
का मतलब होता है द हीटिंग ऑफ, यहां पे आएगा भाई कार्बोनेट, ठीक है ना, द हीटिंग ऑफ कार्बोनेट, द हीटिंग ऑफ कार्बोनेट्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। यहां पे क्या करोगे तुम, ऑक्सीजन नहीं लेना रिएक्शन साइड में, बस हीट कर दो तो ZnO प्लस CO2 बाहर हो जाएगा, तुम्हारी ऑक्साइड बन जाएगी। भैया इसको याद कैसे रखूंगा, देखो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। देखो C4 कैल्सिनेशन है ना, C4 कैल्सिनेशन और C4 ही होता है कार्बोनेट, तो कैल्सिनेशन में लेते हैं कार्बोनेट, क्योंकि कार्बोनेट होता है CO3, उसमें ऑक्सीजन खुद से होता है, तो जब ऑक्सीजन पहले से ही होता है तो हम क्यों ले, तो यहां हो जाएगी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो भैया ये हमारा ट्रिक हो गई याद करने की, क्या हो गई, C4 कैल्सिनेशन, C4 कार्बोनेट, कार्बोनेट में ऑक्सीजन होता है तो फिर हम क्यों ले ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गई। और जो रेस्ट बचा अपना दूसरा वो रोस्टिंग हो गया, भाई रोस्टिंग में अपनी सल्फाइड लेते हैं, वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सल्फाइड में ऑक्सीजन तो होता ही नहीं है, तो यहां से आप क्या कर लेते हो, ऑक्साइड बना लेते हो, और जब ऑक्साइड आपके पास आ जाती है बस फिर आप आगे का काम करते हो। ठीक है, समझ में आ गई रोस्टिंग कैल्सिनेशन क्या होता है। अच्छा ठीक है भैया, अब जब हम बात कर रहे थे लो एक्टिविटी सीरीज में, भाई लो एक्टिविटी सीरीज कहां गई, ये रही, ठीक है ना, तो यहां पे मेरे पास मैक्सिमम सल्फाइड होती है लो एक्टिविटी सीरीज वाली में, जैसे कि मर्क्यूरी की सल्फाइड हो गई है ना, हमारी कॉपर की सल्फाइड हो गई। तो सबसे पहले भाई मैं क्या करता हूं, इसको करता हूं रोस्टिंग, क्या करता हूं, मैंने इसको रोस्टिंग किया, जब मैंने रोस्टिंग की तो यहां पे क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर हो गई और मेरा बन गया मर्क्यूरी का ऑक्साइड, ये बन गया ऑक्साइड, हाँ भैया बन गया, मर्क्यूरी का ऑक्साइड बन गया। अब मैं क्या करूंगा, ऑक्साइड बन गया, क्योंकि लो एक्टिविटी सीरीज है, बहुत रिएक्टिव नहीं है, जो ऑक्साइड आई है उसको जस्ट मैं हीट करूंगा, नथिंग एल्स, हीट करते ही मेरा मर्क्यूरी बाहर हो जाएगा, अलग हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा, और यहां से मेरा हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी। सेम मैं कॉपर के लिए करूंगा, सबसे पहले रोस्टिंग करूंगा, क्या किया मैंने, सबसे पहले रोस्टिंग, इसमें क्या किया सबसे पहले मैंने, पहला स्टेप क्या था मेरा, ये वाला, ये था मेरा रोस्टिंग, क्योंकि सल्फाइड के लिए क्या होती है भैया, रोस्टिंग होती है, ठीक है ना। यहां पे मेरा पहला स्टेप क्या है भैया, रोस्टिंग है, ठीक है ना, रोस्टिंग है, रोस्टिंग है, रोस्टिंग है, रोस्टिंग, वही रोस्टिंग जो तुम्हारी होती है जब मैं करता हूं, ठीक है, वो ये वाली है। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से, तो हमने क्या किया, फिर से क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर हो गई, हमारा ऑक्साइड बन गई कॉपर की, कॉपर की ऑक्साइड को हमने क्या कर दिया, जस्ट हीट कर दिया भैया, जस्ट हमने हीट कर दिया, और हीट करने के बाद में जो भी हमारा प्रोडक्ट बना हमने उसको हीट किया, मेरा कॉपर बाहर हो गया। अच्छा एक बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, कॉपर वाले केस में एक चीज स्पेशल है, क्या स्पेशल है, कि कॉपर की आपने ऑक्साइड को हीट किया, लेकिन उसमें आपने जो आपका CO2S था ना, उसके थोड़े बहुत मान लो कुछ कण रह गए होंगे, तो अगर वो भी रखा होगा ना वहां पे, मान लो आपने ये बनाया कॉपर टू ऑक्साइड, मान लो थोड़ा बहुत रह गया तुम्हारा सल्फर वाला, सल्फाइड वाला भी, तो जब साथ में हीट होंगे ना तो कॉपर फिर भी अकेला ही हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन अकेला बनना था वो इस केस में सल्फर के साथ जाके सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो, ये आपका हो गया कॉपर का केस। ठीक है, तो लो एक्टिविटी सीरीज में आपको पहले रोस्टिंग करनी है, उसके बाद जस्ट हीट कर देना है, और हीट कर दोगे तो काम तुम्हारा बन जाएगा। ट्रायंगल किसका साइन है, हीट का साइन है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भाई मिडिल एक्टिविटी सीरीज की, मतलब ऐसे मेटल्स जो भैया कहां आते हैं, जो आपके बीच में आते हैं एक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया। अब इनमें क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, साफ साफ लिखा है, द मेटल्स प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, ये जनरली आपके प्रेजेंट होते हैं सल्फाइड में भी और कार्बोनेट में भी, जबकि लो वाले किसमें थे, सल्फाइड में थे। ये सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों में होते हैं, ठीक है ना। अच्छा भैया, अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से, ठीक है ना। फॉर सल्फाइड और वी यूज रोस्टिंग, वेयर एज फॉर कार्बोनेट वी यूज कैल्सिनेशन। भैया क्या है रोस्टिंग कैल्सिनेशन, अभी तो बताया था। ठीक है भैया, अब आगे क्या करेंगे, अब जब तुमने ये काम कर लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारे पास ऑक्साइड आ गई, अब ऑक्साइड आ गई तो अब क्या करें, अब इसको तुम खाली हीट करके अलग नहीं कर सकते, जैसे तुमने लो एक्टिविटी सीरीज में किया था, खाली हीट करके तुम इसको अलग नहीं कर सकते। हमने मर्क्यूरी में किया था ना, मर्क्यूरी की ऑक्साइड को हीट किया, ऑक्सीजन भाग गई और हमारा मर्क्यूरी फ्री हो गया। यहां पे ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जिंक इतना भी खद्दड़ नहीं है और थोड़ी सी तो रिएक्टिविटी है उसकी। अब क्या करें, तो यहां पे हमें क्या करना चाहते हैं, ऑक्सीजन हटाना चाहते हैं, मतलब करना चाहते हैं रिडक्शन। क्या करना चाहते हैं, रिडक्शन करना चाहते हैं। रिडक्शन करने के लिए चाहिए होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। और कार्बन बहुत अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये किसी के भी ऑक्सीजन लेके भाग जाता है, तो हम कार्बन का यूज कर लेंगे, ये ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा, बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक मेरा हो जाएगा फ्री मेटल बन के तैयार। द मेटल ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय मेटल टू मेटल बाय हीटिंग अलोन, हीटिंग से काम नहीं चलेगा। एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट भी आपको चाहिएगा, जैसे कि कार्बन। ठीक है, कार्बन के अलावा और कुछ भी यूज कर सकते हो, हाँ कुछ भी यूज कर सकते हो। कैसे, अगर तुम एक ऐसा मेटल रख दो जो
जो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हो। बिसाइड्स यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड, कुछ अदर मेटल्स भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हाईली रिएक्टिव सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम का यूज करेंगे तो भी ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि मिडिल एक्टिविटी सीरीज में अपने को क्या करना है भाई, ठीक है। यहां तक अगर सबको क्लियर हो गया, जल्दी से एक बार भैया क्या करेंगे, जल्दी से लिखेंगे भैया एपीएम। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मौज बांध दी है भाई, मौज बांध दी है, दिल विल बना दो भाई, दिल विल बना दो, दिल है ना, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है। मजा आ रहा होगा भाई, तुम लोग को मजा आ रहा होगा जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आ जाओ, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो कुछ होना ही नहीं है। पीवाईक्यू है सीबीएसई का, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आल्सो प्ले अ की रोल इन एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, अच्छा, इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, अभी भी बताया, ठीक है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद 2 एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल देके अपनी इसको जस्टिफाई करो। देखो जरा, सबसे पहले मान लो मेरे पास मैग्नीज की ऑक्साइड है, फिर मेरे पास आयरन की ऑक्साइड है, दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं मिडिल एक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। आप इनके सामने रख दो एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीज से और ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, क्या होगा, एल्यूमिनियम रिप्लेस कर देगा, Al2O3 बन जाएगा, Mn अलग हो जाएगा, Al2O3 बन जाएगा, Fe अलग हो जाएगा, बहुत सारी हीट। अबे ये तो थर्माइट रिएक्शन के एग्जांपल हैं, तो क्या दिक्कत आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो थर्माइट रिएक्शन में हम ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर ही रहे थे, ऊपर से हमने इसका यूज कर लिया अभी एक्सट्रैक्शन में भी, तभी तो आयरन हमारा बहुत ज्यादा लिक्विड स्टेट में आ जाता है, क्योंकि बहुत हीट प्रोड्यूस होती थी थर्माइट रिएक्शन में, तो वही रिएक्शन है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला, why can metals high up in the reactivity series not be obtained by reduction of their oxides by carbon? हम जो हाई, अच्छा ये तो अभी हुआ ही नहीं है वैसे तो, है ना, अभी हमने किया नहीं ना, टॉप जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनके लिए भी करेंगे, ठीक है ना, अभी करेंगे। वैसे इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हम जब टॉप जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, क्या उसमें भी कार्बन का यूज करके उनके ऑक्सीजन को हटा सकते हैं? आंसर है नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, वो ऑक्सीजन को ज्यादा अपने पास रखना चाहते हैं, मतलब कार्बन में इतनी शक्ति नहीं है कि उसका ऑक्सीजन ले ले, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है, ये उसका रीजन है, अभी पढ़ेंगे भी हम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भैया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, मतलब टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज मतलब जो हाईली रिएक्टिव है। कौन कौन है भैया हाईली रिएक्टिव? हम बात करने वाले हैं अब किस किस की, हम बात करने वाले हैं भैया तुम्हारे सोडियम की, हम बात करने वाले हैं तुम्हारे पोटेशियम की, हम बात करने वाले हैं तुम्हारे कैल्शियम की, हम इन सब की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये वेरी रिएक्टिव होते हैं, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन, भैया कार्बन से काम नहीं चलेगा यहां पे। अच्छा, फॉर एग्जांपल कार्बन कैन नॉट बी रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम टू देयर रेस्पेक्टिव मेटल्स, ठीक है ना, उनसे नहीं होगा, कार्बन से, कार्बन के बस की बात नहीं है, ठीक है। दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। ये थ्योरी लिखी तो तुम अपने पेपर में लिख के आओगे, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि यार क्यों है ऐसा, तो एफिनिटी का मतलब होता है अपने पास रखने की एबिलिटी, यार मैं उससे ज्यादा प्यार करता हूं, है ना, मेरी उससे ज्यादा एफिनिटी है, ठीक है। सो दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब क्या करना है, तो यहां पे हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आओ समझते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में होता क्या है। तो एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास सपोज कर लेते हैं क्या है, NaCl है, मेरे पास क्या है, NaCl है, मैं NaCl से भैया Na को अलग करना चाहता हूं, Cl को अलग करना चाहता हूं, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहना। तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन क्लोराइड। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, ध्यान समझना, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। तुम्हें कोई पूछे इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, तुम इसको डिफाइन कर सकते हो क्या कह के कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैन बी डिफाइंड एज, इलेक्ट्रोलाइसिस कैन बी डिफाइंड एज the breaking up of a compound into ions, ठीक है ना, compound into ions में टूट जाता है in the presence of electricity, बस इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस दे देना, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आयंस में टूट जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी, तो हम इसको क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब देखो होगा क्या, सपोज करो तुम्हारे पास एक बीकर है, तुमने उस बीकर में एक लगा दी एनोड, एक लगा दी कैथोड, ये वही वाली जो हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 में पढ़ा था, है ना। अच्छा भैया, हमने पानी का किया था ना वहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक, जो क्या किया था हमने, उसको तोड़ा था, है ना, जब हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की थी, तो सेम वही करना है। अब देखो जरा ध्यान से, तो यहां पे मेरे पास है मोल्टन NaCl, मैंने NaCl को लिक्विड स्टेट में किया, पिघलाया और उसको इसमें डाल दिया, ठीक है। उधर एनोड है हमारी, इधर कैथोड है। हमने वहां पे ट्रिक याद की थी स्टार्टिंग में, क्या याद की थी, पाओ, PAO, ये हमने याद की थी चैप्टर नंबर 1 में। P का मतलब था पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव,
ए का मतलब था एनोड, है ना, यही था ना, और ओ का मतलब था वहां पे ऑक्सीजन। अब यहां पे ऑक्सीजन को कुछ नहीं करना, लेकिन हम पी ए से हेल्प ले सकते हैं कि एनोड होती है पॉजिटिव। एनोड क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अब ध्यान से देखना, जब तुम इलेक्ट्रिसिटी का झटका NaCl को दोगे, ये टूटेगा, तो Na हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल चैप्टर में पढ़ लिया, तो ये क्या बनता है? Na पॉजिटिव बनता है। और Cl हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता था, तो ये क्या बनेगा? Cl नेगेटिव बनेगा। अब नेगेटिव किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास। तो Cl नेगेटिव कहां जाएगा? एनोड के पास जाएगा। और Na पॉजिटिव कहां जाएगा? ये जाएगा कैथोड के पास में, क्योंकि कैथोड हो गई नेगेटिव, क्योंकि एनोड अगर पॉजिटिव है, PaO पाओ, तो भैया हमारी कैथोड क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। भैया होगा क्या? देखो होगा ये, जब हमारा एनोड पे कौन पहुंचेगा? हमारा एनोड पे जब Cl नेगेटिव पहुंचेगा, तो Cl नेगेटिव का मतलब क्या है कि Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है सोडियम का। सोडियम कह रहा है यार तूने मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, है ना। पहले पता क्या होता है? पहले हम बड़े दानवीर होते हैं, है ना, बड़ा दान करेंगे। जैसे मान लो घर पे तुम्हारा कोई दोस्त आया, मम्मी ने बोला कि अपने खिलौने से इसको खिला ले, बचपन में करते थे। अब तुम मन मार के दे तो देते हो, तुम भले बन के दे भी देते हो, ले खेल ले। बाद में तुम, यार मेरा जब कब देगा मेरा वापस वीडियो गेम, यार वो वीडियो गेम ले गया मेरा। तो अब भैया Na का इलेक्ट्रॉन उसने दे लिया, ठीक है ना, इसको चुल मच रही है कि मुझे तो मेरा वापस चाहिए। तो क्लोरीन को थक हार के ये इलेक्ट्रॉन वापस देना ही पड़ेगा। तो क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेता है ना क्लोरीन, इस एक इलेक्ट्रॉन को वापस देगा, और क्या बन जाएगा? क्लोरीन का एटम। अब क्लोरीन का एटम कभी अकेला नहीं रह सकता, तुम्हें पता है ना। क्लोरीन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, दो होते हैं हमेशा, अकेले नहीं रह पाते, तो अकेला रह नहीं पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि दो Cl नेगेटिव दो इलेक्ट्रॉन दे देंगे, दोनों एक एक दे देंगे, और जब दो Cl एटम बनेंगे तो क्लोरीन की बन जाती है गैस। ओ माय गॉड, ठीक है। अच्छा, अब एनोड ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब ये एनोड कैथोड दोनों एक वायर से जुड़ी हुई हैं, वायर में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एनोड से निकले वो घूम के गए कहां पे? कैथोड के पास। कहां पे गए? कैथोड के पास गए। यानी मेरी मान लो कैथोड, है ना। अब कैथोड पे कौन बैठा है? कैथोड थी नेगेटिव, कैथोड पे बैठा है हमारा सोडियम, Na पॉजिटिव। अच्छा, सोडियम को कितना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए? अपने एक चाहिए, लेकिन उधर से कितने आ रहे? दो चाहिए। एक को एक चाहिए तो दो रख दो यहाँ पे भाई, दो मिलके, दो भाई मिलके क्या कर लेंगे? दोनों ले लेंगे, दोनों को एक एक मिल जाएगा, और बन जाएंगे दो सोडियम के एटम। तो कैथोड पे मेरा सोडियम आ गया, और एनोड पे मेरा क्लोरीन गैस आ गई। क्लोरीन गैस उड़ के उड़ जाएगी बनके, और मेरा प्योर फॉर्म में सोडियम बनके तैयार हो जाता है। इसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ सोडियम, जहां से हम करते हैं भैया एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। जल्दी से मुझे बताओ, क्लियर है बात? है ना, मामला एकदम क्लियर है। तो हमें याद रखना है कि एनोड पे क्लोरीन गैस होगी, ठीक है, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, तो क्लोरीन गैस हमेशा एनोड पे होगी। रिएक्शन पूछी होगी तो बताओगे, अदरवाइज ये पूछेंगे बताओ एनोड पे क्या बनता है, तो भैया क्लोरीन गैस, क्योंकि Cl नेगेटिव होता है, कैथोड पे अपना प्योर सोडियम बनता है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आओ जल्दी से ध्यान से यहाँ पे। तो क्वेश्चन है, द मेटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर मोल्टन क्लोराइड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहां करते हैं? यहाँ पे टॉप हाई रिएक्टिविटी होती है। क्या हाई रिएक्टिविटी में गोल्ड आएगा कभी? हाँ, नहीं आएगा। कैल्शियम मैग्नीशियम, सर ये तो भैया ये तो आ सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम इज द आंसर। क्यों? क्योंकि सिल्वर नहीं आएगा, ठीक है ना। आयरन इज नॉट हाईली रिएक्टिव, तो इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है, तो इनके लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। ठीक है, तो भाई ये अपना आंसर हो गया, 2025 में पूछा गया था। आओ अब हम करते हैं अपना आखिरी स्टेप एक्सट्रैक्शन का, जहां पे हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब भैया ये क्या होता है? देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास जो मेटल आया है ना, उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इंप्योरिटी अगर रह गई है, तो उस इंप्योरिटी को और निकालना है। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना। इन दिस मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्दर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, जो हमने भी किया था NaCl के केस में, यूज टू रिफाइन मेटल्स। अच्छा, हमारे जो भी मेटल्स होते हैं, जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, लेड, सिल्वर, गोल्ड, वहां पे हमें इनको करने की जरूरत होती है। आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम करते हैं, क्योंकि Na का तो हमने ऑलरेडी बिजली से उसको तोड़ के उसकी इंप्योरिटी निकाली चुकी थी। यहां पे थोड़ी बहुत बच जाती है, क्योंकि यहां पे तो हम लोग क्या करते हैं? बस हीट कर देते हैं। तो यहां की इंप्योरिटी निकालने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करेंगे? एक ब्लॉक लेंगे इंप्योर मेटल का, जो हम जिससे हम बना देंगे एनोड, और हम एक स्ट्रिप लेंगे प्योर मेटल की, जिससे हम बना देंगे कैथोड, और एक लेंगे इलेक्ट्रोलाइट जो कि उसी मेटल के सोल्ट का बना होगा। भैया नहीं समझ में आया, देखो समझाता हूं। सपोज करो तुम्हें कॉपर को प्योर करना है, तुम्हें कॉपर का रिफाइनिंग करनी है। सपोज कर लो तुम्हें कॉपर की रिफाइनिंग करनी है। किसकी करनी है? कॉपर की। तुम क्या करोगे? जो तुम्हारे पास इंप्योर कॉपर है ना, उस इंप्योर कॉपर की एक रोड बना दोगे, और उसको यूज कर लोगे एज एनोड, ठीक है ना, एनोड। इसको बना दोगे पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। ये कौन सी हो जाएगी? तुम्हारी इंप्योर वाली हो जाएगी। अच्छा, तुम्हारे पास इस धरती पे तुम्हें कहीं और कॉपर मिला होगा, कहीं प्योर फॉर्म में, कहीं तो होगा तुम्हारे पास कहीं और, है ना। इस थोड़ा ना कि सारा का सारा कॉपर ही इंप्योर है, कहीं जो प्योर होगा, उस प्योर वाले को लेके, पतली से स्ट्रिप को लेके, उस प्योर कॉपर की हम लोग बना देंगे भाई, क्या बना देंगे? हमारा इंप्योर कॉपर है, और प्योर कॉपर से हम बना देंगे अपनी कैथोड, जो कि होती है नेगेटिवली चार्ज्ड।
सही बात है। अच्छा, अब इनको डुबोएंगे एक लिक्विड में, वो जो लिक्विड होगा वो होगा कॉपर का ही सोल्ट, जैसे कि कॉपर सल्फेट CuSO4। ये तीन बात अपने को याद रखनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब बताता हूं, देखो क्या होता है। होता यह है कि जब तुम ये पूरा सेटअप करते हो ना, तो देखो यहाँ पे तो ये तुम्हारी एनोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये तुम्हारी कैथोड है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, हमने 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 एक ट्रिक पढ़ी थी, पाउ। हमने क्या ट्रिक पढ़ी थी? पाउ ट्रिक पढ़ी थी ना, है ना। फिर से एक बार यूज करते हैं इसका। P माने पॉजिटिव, ठीक है, A माने एनोड, ये भी ठीक है, और O माने ऑक्सीजन की जगह तुम लोग क्या कह दो? ऑक्सीडेशन कह दो, या फिर जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, चलो मैं तुम्हें इसको आसान तरीके से बताता हूं, ध्यान से देखना। यहां पे होगा क्या? When an electric current is passed through the cell, ions from the anode enter the electrolyte। अच्छा जी। The same number of metal ions from the electrolyte get deposited on the cathode। अच्छा जी। Impurities remain in the electrolyte and these impurities are known as anode mud। अब देखो इसका मतलब समझो क्या होगा। यहां पे देखो, हमारे पास यहां पे एनोड में क्या है? इंप्योर वाली कॉपर है। क्या है हमारे पास? इंप्योर कॉपर है। यहां पे क्या है? इंप्योर कॉपर है। क्या है? इंप्योर कॉपर है। यहां नीचे मेरे पास सॉल्यूशन किसका है? कॉपर सल्फेट का है। अच्छा जी। और यहां मेरे पास कौन है? यहां पे मेरे पास है प्योर कॉपर। यहां पे मेरे पास क्या है? प्योर कॉपर है। तो जैसे तुम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे, जो हमारी एनोड होगी ना, एनोड जो होगी हमारी, एनोड में कौन जुड़ा हुआ है? एनोड पे है अभी कॉपर विद इंप्योरिटीज। ठीक है, तो जो एनोड वाला कॉपर है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और बना देगा कॉपर 2 पॉजिटिव। अच्छा, अब ये तो इसमें तो क्या था? इसमें तो खाली कॉपर था। अब अगर वो कॉपर 2 पॉजिटिव बन गया तो इसकी बिरादरी और इसकी बिरादरी तो अलग अलग हो गई भाई। ऊपर रोड में तो खाली कॉपर रहेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव कहां जाएगा? ये कॉपर 2 पॉजिटिव नीचे गिरने लगेगा सॉल्यूशन में। किसमें गिरने लगेगा? नीचे गिरने लगेगा सॉल्यूशन में। किसमें गिरने लगेगा? सॉल्यूशन में गिरने लगेगा। अच्छा भैया, अब एनोड ने जब 2 इलेक्ट्रॉन दिए, वो कहां गए? वो इस वायर से होते हुए पहुंच गए इस वाली कैथोड पे, जैसे कि अभी हमारे NaCl वाले में हुआ था। Cl ने इलेक्ट्रॉन दिया था और वो कहां चला गया था? दूसरी जगह चला गया था। तो जब एनोड ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कॉपर 2 पॉजिटिव बन के नीचे गिर गया। अच्छा, अब कॉपर पे इंप्योरिटी थी, कॉपर पे इंप्योरिटी भी थी, कॉपर के साथ इंप्योरिटी चिपकी हुई थी। जब कॉपर 2 पॉजिटिव बन के खुद नीचे गिर गया तो इंप्योरिटी भी उसके नीचे गिरेगी। देखो नीचे गिरने लगी। अच्छा भैया ठीक है, अब क्या होगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पे पहुंच गए, यहां पहुंच गए, तो यहां पे कैथोड पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। हां भैया, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। तो जो कॉपर 2 पॉजिटिव बहुत सारे नीचे गिरे थे, अब उनके मन में लालच आया कि हम बन गए पॉजिटिव, हमें नेगेटिव मिल जाए तो मजा आ जाए। अब यहां बहुत सारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का इकट्ठा हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन जो यहां पे आए थे, इन वाले कॉपर ने जो नीचे आए थे भाग के फिर ऊपर चले गए इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। मैं पागल है, पगल है एक नंबर के। पहले छोड़े, अच्छा, फिर लेने भाग गए। मन ललचा रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, जब ऊपर भाग के गए लेने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन वापस से ले लिए, और जब ले लिए तो भैया कॉपर बन गया। अब इंप्योरिटी का मन नहीं ललचाता। इंप्योरिटी पहले टूट गई क्योंकि इनके बीच में लड़ाई हो गई। भैया क्यों हो गई? क्योंकि कॉपर तो कॉपर 2 पॉजिटिव बन गया। इंप्योरिटी करिए मैं अकेली कहां रहूंगी, नीचे आके बैठ गई। जब इलेक्ट्रॉन लेने की बारी आई तो बस कॉपर ने ली, कॉपर ऊपर जाके बैठ गया, इंप्योरिटी नीचे रह गई। अब इससे क्या हुआ? जो हमारी प्योर वाली स्ट्रिप थी वो तो होती चली गई मोटी, है ना, मोटी चली हो गई, मोटी 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 मोटी। ठीक है, और जो अपनी इंप्योर वाली थी भाई वो छोटी होती चली गई क्योंकि एनोड में नीचे गिरता रह गया, और हमारा एनोड कैथोड पे इस तरीके से रिएक्शन हुई और हमारा कॉपर हो गया प्योर। ठीक है, क्लियर है बात? सही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ। याद रखना कि कॉपर में चुल होती है इंप्योर वाले में कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन क्यों ना दे दूं। इलेक्ट्रॉन देते ही अब भैया ये क्या हो जाता है, मामला ऐसे सेट हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव होती है एनोड। ठीक है, और एनोड पे होता है हमारा क्या? एनोड पे होता है हमारा ऑक्सीडेशन। इसको याद करने का तरीका बताता हूं। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब भी क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये इससे भी तुम याद कर सकते हो। ठीक है ना, जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीडेशन कह देते हैं। तो इससे भी तुम इसको याद कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर क्लियर तो जल्दी से एक बार लिख देंगे भाई एपीएम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। कुछ क्वेश्चन है, आओ जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, The metal produced by various reduction processes are not very pure. They contain impurities which must be removed to obtain pure metals. The most widely used method for the refining impure metals is electrolytic refining. What is the cathode anode made of the refining of copper by this process? ये क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। तो देखो, एनोड 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 होता है हमारा इंप्योर कॉपर जो कि टूट के नीचे गिरता है।
ठीक है ना। हमारा जो कैथोड होता है भैया वो होता है हमारा प्योर कॉपर, जो पहले से प्योर होता है और कॉपर जाके चिपक जाता है और अब वो पूरी स्ट्रिप क्या हो जाती है, प्योर बन जाती है। ठीक है ना। देखो ये तो पहले से ही प्योर था, है ना, प्योर और चला गया, खाली कॉपर चला गया तो प्योर का प्योर रहा, मतलब कॉपर बढ़ता गया, प्योर कॉपर बढ़ता गया, और यहां पे इंप्योर कॉपर जो है प्योर बनता गया, एनोड मट जो हमारी इंप्योरिटी थी वो नीचे आती रही। ठीक है। अच्छा भैया आगे बढ़ो। नेम द सॉल्यूशन यूज्ड इन द अबव प्रोसेस। बेटा कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट। हाउ कॉपर गेट्स रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो क्या करोगे, ये वाली रिएक्शंस लिख के आओगे बेटा, ये वाला थ्योरी लिख के आओगे, ये वाली रिएक्शंस लिख के आओगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ो। देखो उसने भी यही कर रखा है, प्योर कॉपर हो गई, इम्प्योर कॉपर हो गई, अपना कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है, ये अपनी पूरी थ्योरी हो गई। एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखोगे जो मैंने लिखवाई है, काम तुम्हारा खत्म। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन था क्या इसमें? और भी कोई क्वेश्चन था क्या इसमें? एक और क्वेश्चन था, आ जाओ। यू हैव टू बीकर्स ए एंड बी कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. What would you observe after 2 hours if you dip a strip of zinc in beaker A and a strip of silver in beaker B? अच्छा देखो, तुम्हारे पास कॉपर सल्फेट है, एक इस वाले बीकर में है, एक इस वाले बीकर में है, इसमें तुमने डाला Ag और इसमें तुमने डाला क्या, हाँ इसमें क्या डाला था भाई, इसमें डाला था तुमने ना, क्या डाला था भाई, क्या डाला था, जिंक डाला था। तुम्हें बताना है तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, तुम अपनी ऑब्जर्वेशन देनी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जिंक मोर रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस कर देगा, सिल्वर नहीं कर पाएगा। अच्छा भैया तो क्या बताएं, क्या बताएं? तो हमारे पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है तो रिएक्शन होगी, ये हमारा इनिशियली ब्लू होता है, हमने इसी अभी तो देखा था लेक्चर में, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा मेरा जिंक सल्फेट, कॉपर हो जाएगा मेरा अलग, और जिंक सल्फेट होता है भाई कलरलेस, ठीक है ना। तो ये बताओगे द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स, क्योंकि जिंक मेरा मोर रिएक्टिव होता है, यहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि सिल्वर तो लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, चलिए भाई, बहुत 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 बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अपने कोरोजन की ओर। ठीक है भाई, मौज बांधनी भाई पूरे चैप्टर में। ठीक है, अच्छा अब देखो कोरोजन में क्या होता है। कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है ऑफ डिटोरिएशन ऑफ मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद एयर एंड वाटर इन सराउंडिंग। देखो जब भी कोई भी मेटल एयर या वाटर से रिएक्ट कर लेता है, वो कब करता है, जब वो रिएक्टिव होता है। गोल्ड और प्लैटिनम और सिल्वर नहीं करते, जो रिएक्टिव होते हैं केवल वही करते हैं, तो वो खराब होने लगता है, उसे हम कहते हैं कोरोजन। ठीक है, द कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन के कोरोजन को हम स्पेशली नाम रखे हैं भैया क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, द स्लो कन्वर्जन ऑफ आयरन इनटू इट्स हाइड्रेटेड ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन, whereas the hydrated oxide of iron is called as rust। देखो अब क्या होता है यहां पे, मान लो मेरे पास एक आयरन है, ठीक है ना, मेरे पास आयरन है, मैंने उसको रख दिया भैया सराउंडिंग में, मतलब खाली एनवायरनमेंट में रख दिया, तो वहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी, और हो सकता है मॉइस्चर। तो ऐसा करने से होगा क्या, हमारा जो आयरन है वो कन्वर्ट हो जाएगा उसकी ऑक्साइड में, और इसी को हम लोग कहते हैं भैया रस्ट। ये फॉर्मूला याद रखना, और इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। नाम याद रखना, फेरिक ऑक्साइड होता है, इक यहां पे ध्यान रखना, कंफ्यूज कर सकते हैं, अस होता है कि फेरस होता है कि फेरिक हो, तो ध्यान रखना हमेशा फेरिक होता है। तो फेरिक ऑक्साइड की तुम्हारी लेयर बन जाती है, हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारी रस्टिंग होती है। अच्छा, रस्टिंग के अलावा कोरोजन होता है तुम्हारे और बाकी चीजों का भी होता है, जैसे कि सिल्वर का हो जाता है, ठीक है ना। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर। तो सिल्वर क्या करता है, हमारे जो एनवायरनमेंट में सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, रिएक्शन करके AgS बना देता है, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, हमारा ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, हमारी क्या हो जाती है, ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है सिल्वर सल्फाइड की वजह से। ऐसी कॉपर में होता है, कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस, और यहां पे ग्रीन कोटिंग आ जाती है, इसको कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट क्यों, देखो बताता हूं। कॉपर रिएक्ट कर लेता है CO2 से भी, ठीक है ना, और जी तुम्हारे मॉइस्चर से भी, ठीक है। ऐसा करने से ये बन जाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड भी और कॉपर कार्बोनेट भी, इसलिए कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक मतलब क्योंकि हाइड्रोक्साइड OH जहां पे होता है वो बेस होते हैं, तो ये होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। याद रखना इनके फॉर्मूले अगर तुम्हें याद होंगे तो बहुत अच्छा मजा आ जाएगा पेपर में, क्योंकि पेपर में जब आएगा तो तुमको पूरे को एक्सप्लेन करके आना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नाइस। अब बात आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, है ना, स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम जिंक और एल्यूमिनियम की बात कर रहे थे तो मैंने तुम्हें बोला था कि जब एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है ना ऑक्सीजन से, तो ये बना देता है Al2O3। तो जब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम पे भी रस्टिंग होनी चाहिए, कोरोजन होना चाहिए, नॉट रस्टिंग। रस्टिंग तो आयरन में होती है। तो जब इसका कोरोजन होता होगा तो एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन रिएक्शन करता होगा, तो क्या बनता होगा, Al2O3 बनती होगी, है ना। अब Al2O3 बनती है मतलब रस्टिंग, मतलब कोरोजन हुआ है। अब नहीं, देखो जरा ध्यान से आप एक बात समझना, ये जो Al2O3 होती है ना, ये भाई एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एक बार होने के बाद ये चिपक जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर, ये छूटती नहीं है। तो
फर्दर कोरोजन होता ही नहीं है। मतलब समझो, मतलब ये समझो कि मान लो ये आयरन की एक रोड है, ये वाली एक आयरन की रोड है, पहले पहली वाली लेयर पे रस्टिंग हुई, ये बेचारी कमजोर होकर झड़ गई, फिर दूसरी वाली पे ऐसे करके धीरे धीरे सारा का सारा आयरन खराब हो गया। लेकिन यहां पे पहली लेयर पे जब हमारा क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा, तो इतनी प्रोटेक्टिव होती है, हटती नहीं है, और जब हटेगी नहीं तो अगली लेयर का कभी भी क्या नहीं होगा, कोरोजन नहीं होगा, जिस वजह से ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। अच्छा, अब कहीं कहीं पे हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि प्रोटेक्टिव लेयर तो जितनी बन जाए उतनी कम है। तो बहुत सारे आर्टिकल्स पे हम खुद से चाहते हैं कि प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए, हम ज्यादा से ज्यादा वहां पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बनाना चाहते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग एनोडाइजिंग। क्या करते हैं यहाँ पे, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम थिक ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट्स मेक्स इट रेजिस्टेंस टू फर्दर कोरोजन। ये फर्दर कोरोजन से इसको रोकते, तो हम चाहते हैं कि ये बन जाए, हमारे लिए तो अच्छी चीज है। अब हम करेंगे क्या, हम क्या चाहते हैं कि एक और अच्छी लेयर बन जाए, पूरी की पूरी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए। सो ड्यूरिंग एनोडाइजिंग हम इस लेयर को बनाने के लिए क्या करते हैं, एनोडाइजिंग करते हैं। अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड। हम क्या करेंगे, एक सेटअप बनाएंगे, बना दिया। यहां पे मेरे पास एक एनोड है, अच्छा जी, एनोड होती है पॉजिटिव, ये किसकी है, ये हमारी एल्यूमिनियम की क्या है, ये हमारी एल्यूमिनियम का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा भैया, हमने क्या किया, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर डाल दिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक एसिड जब टूटता है तो यहां से मुझे मिलती है ऑक्सीजन की गैस। क्या मिलती है, ऑक्सीजन की गैस मिलती है। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड। अच्छा, अब ऑक्सीजन गैस जो होती है ना, ये जाके एनोड पे बैठना शुरू कर जाती है। अब जरा ध्यान से देखना मेरी बात को नॉर्मली, अगर ये एल्यूमिनियम का आर्टिकल कहीं बाहर रखा होता, उसको एनवायरमेंट से ऑक्सीजन मिलती, जो भी मिलती लिमिटेड सप्लाई मिलती। यहां हमने जबरदस्ती उसको ऑक्सीजन दी, ले भाई तू ले, जितनी ऑक्सीजन लेनी है ले ले ले, ठूस ठूस खा। बहुत सारी ऑक्सीजन दी, बहुत सारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया, और ऐसा करके मोटी प्रोटेक्टिव लेयर बन गई। इसे कहते हैं एनोडाइजिंग। समझ में आ गया, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड से मिली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गई एनोड पे, एनोड पे क्या हुआ भैया, यहां पे बहुत सारी ऑक्सीजन पहुंच गई, तो बहुत सारा क्या हुआ, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। इसे कहते हैं हम लोग एनोडाइजिंग, ठीक है। अगला आता है हमारा भैया प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। तो प्रिवेंशन में भाई तुम पेंट करके कर सकते हो, तुम ग्रीस लगा के कर सकते हो, तुम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो। इसमें क्या करते हैं हम लोग, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग by coating them with a thin layer of zinc. अच्छा, the galvanized article is protected against rusting even if the zinc coating is broken. देखो समझना ध्यान से, यहां पे क्या हुआ, तुमने क्या करना है, तुम्हें यहां पे लेना है क्या, तुम्हें लेट सपोज एक आयरन है ना, ये आयरन की एक प्लेट है, तुम इसको डुबो दो जिंक में, तो इसके चारों तरफ किसकी लेयर बन जाएगी भाई, जिंक की लेयर बन जाएगी। किसकी लेयर बन जाएगी, जिंक की लेयर बन जाएगी। किसकी लेयर बन जाएगी, जिंक की लेयर। और जिंक भी क्या करता है, जिंक भी प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। जिंक की लेयर भी कैसी होती है, प्रोटेक्टिव होती है, ये भी थोड़ी टाइट सी होती है, फर्दर यहां पे कोरोजन नहीं होता। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा जो आयरन है वो बच जाएगा, उसका कभी भी रस्टिंग कोरोजन नहीं होगा। अच्छा भैया, इसमें लिखा है कि अगर जिंक की कोटिंग थोड़ी बहुत टूट भी जाए ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया क्यों दिक्कत नहीं है, जिंक अगर टूट गया, कहीं से वो हट गया जिंक, तो फिर तो आयरन का कोरोजन होना चाहिए, नहीं होता। बताऊं क्यों, देखो मान लो यहां से टूट गई, यहां से टूट गई ये वाली, तो अब यहां पे तो ऑक्सीजन आ सकता है ना अटैक करने के लिए, अंदर अटैक करने के लिए आ सकता है, नहीं। देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, जैसे ही इस टूटी हुई जगह पे ऑक्सीजन आने की कोशिश करेगी, जिंक उसको पहले पकड़ के बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर होता है, इस वजह से गैल्वेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। और हम नेक्स्ट आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे। भैया एक ये भी तरीका है रस्टिंग से बचने का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं यार, सिंपल सी बात है, हमारे पास एक लेस रिएक्टिव मेटल है ना, लेस रिएक्टिव है। अगर मैं लेस रिएक्टिव मेटल के ऊपर एक दूसरी मेटल की कोटिंग करा दूं, है ना, जो कि हाईली प्रोटेक्टिव है, तो क्या होगा, केवल ये वाला नॉट हाईली प्रोटेक्टिव, ये कैसा है, ये हाईली रिएक्टिव है, तो सारी की सारी ऑक्सीजन जो आएगी वो इससे रिएक्ट करेगी, आयरन के पास कभी जा ही नहीं पाएगी। और ऐसे इसको लो रिएक्टिव वाले के ऊपर हाईली रिएक्टिव की प्लेटिंग को कराने को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है भैया एलॉय। एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है, एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब समझ रहे हो, जो इक्वल प्रोपोर्शन में मिल जाते हैं। अच्छा भैया, ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, जब हम एक से ज्यादा मेटल को मिलाते हैं, फिर मेटल नॉन मेटल्स को मिला के एक ऐसा मिक्सचर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं मेटल का मिक्सचर, उसे हम कहते हैं एलॉय फॉर्मेशन। ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। एलॉयज आर मेड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। मेन जो प्राइमरी मेटल है तुम्हारा, उसको मेल्ट कर लो और फिर बाकियों को थोड़ा थोड़ा करके उसमें मिला दो। ऐसा करके हम बनाते हैं क्या, अपना
एलॉय बनाते हैं, जैसे कि हमारा ब्रास का एलॉय होता है, ब्रोंज का एलॉय होता है, सोल्डर का एलॉय होता है, स्टेनलेस स्टील का एलॉय भी हमारे पास होता है। अब तुम पूछोगे भैया इससे फायदा क्या होगा? आओ पहले फायदे बताता हूं, फिर याद करने की ट्रिक बताऊंगा। देखो फायदे क्या है। अच्छा एक बात और से याद रखना, अगर कहीं भी मर्क्यूरी का कोई भी आपने एलॉय बनाया तो उसका स्पेशल नाम रखते हैं अमलगम, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय क्या होती है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल, ठीक है ना। अच्छा जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा जी, for example brass, an alloy of copper and zinc, and bronze, an alloy of copper and tin are not good conductor of electricity wherever copper is used, ठीक है। मान लो हम किसी चीज को बैड कंडक्टर बनाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि गुड कंडक्टर करंट लग जाता है, तो हम उसको एलॉय बना देंगे, उसकी कंडक्टिविटी को खत्म कर देंगे। तो एलॉय से हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। अच्छा और देखो सोल्डर, एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज यूज्ड फॉर मेल्टिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। हम जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स को वेल्डिंग करने के काम आते हैं, क्या करते हैं, सोल्डर का काम लेते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं एलॉय लेडोटिन। अब लेडोटिन का तो नहीं है ये वाला केस, है ना, ये प्रॉपर्टी लेडोटिन की तो नहीं है, लेकिन जब इसको मिला के सोल्डर बनाएंगे तो उसकी लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? अच्छा एक और तरीका बताता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। एक और एग्जांपल देखो, जो हमारा प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का, है ना, बिल्कुल प्योर, ये तो बहुत सॉफ्ट होता है। इसको क्या तुम कभी पहन सकते हो? कभी नहीं पहन सकते, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, ऑलमोस्ट लिक्विड ही होता है। तुम पहनोगे तैर जाएगा। मम्मी पहन के शादी में गई है गोल्ड, है ना, मम्मी मस्त अपना खा पी रही हैं, थोड़ी बहुत देखा, थोड़ी देर बाद देखा, अरे पूरे शरीर में गोल्ड गोल्ड फैल गया। क्यों? क्योंकि बह गया वो, तो क्योंकि सॉफ्ट होता है। अब इसको हार्ड कैसे बनाएं? तो हम इसमें कुछ हार्ड मेटल्स मिक्स कर देंगे। जब मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज एलॉयड विद सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। तो हार्ड बनाने के लिए, हार्ड इसकी प्रॉपर्टी नहीं थी, इसको हार्ड बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने इसमें कुछ अदर मेटल्स को मिक्स कर दिया जो कि हार्ड बनाएंगे इसको, और ये एलॉय कहलाएगा। तो एलॉय बनाने से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं, हमारे फायदे हैं, ठीक है। अच्छा अब पेपर में तुमसे पूछा जा सकता है कि भैया बताओ ब्रास किन एलिमेंट्स का एलॉय है, बताओ ब्रोंज किन एलिमेंट्स का एलॉय है, बताओ सोल्डर किन का है, बताओ स्टेनलेस स्टील किन का एलॉय है। तो कैसे बताओगे? ध्यान से देखना, ट्रिक देखो, ट्रिक बहुत तगड़ी ट्रिक है, ठीक है। तुमने वो लाइट सुना है कौन सा, अमूल कोजी बड़े आराम से, है ना। तो ऐसे ही वहां से एक ट्रिप है, वहां से एक ट्रिक है, ठीक है। वो क्या है ट्रिक? कि ट्रिक है भाई, ब्रास है, तो मतलब स्टार्टिंग में क्या है, ब्रास। ब्रास किससे बना है? कॉपर और जिंक से। तो ब्रा है कोजी, ठीक है ना, ब्रा है कोजी। अब यार जैसे मतलब समझ लो ना, समझने के लिए मतलब तुम कमेंट में मेहनत करने लगना, भैया ये क्या बता रहे हो, ठीक है। तो ध्यान से देख लो दोबारा से एक बार, है ना। जैसे अमूल कंफी बड़े आराम से, अमूल कोजी बड़े आराम से, वैसे ही फीमेल के लिए ब्रा होती है, ठीक है। तो ब्रा है कोजी, ब्रो है क्यूटी, ब्रो है क्यूटी, ठीक है। ब्रा है कोजी, ब्रो है क्यूटी, ठीक है। लेटा है सोल्जर, लेटा है सोल्जर, लेटा है सोल्डर, लेटा है सोल्डर, ठीक है। विद 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 स्टील, विद स्टील, विद स्टील, विद स्टील ऑफ विद स्टील की चड्डी या फिर निक्कर, विद स्टील का निक्कर, विद स्टील का निक्कर एंड आयरन का कोट। देखो 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 देखो, दोबारा देखो, दोबारा वंस मोर देखो, ठीक है। तो अपने क्या याद किया, दोबारा से देख लो। ब्रा है कोजी, ब्रा फॉर ब्रास, ठीक है। को मतलब कॉपर और जिंक, ब्रो मतलब ब्रोंज, है क्यूटी कॉपर और टिन, ले माने तुम्हारा क्या, लेड, लेटा है सोल्डर मतलब टी से मतलब टिन, सोल्डर मतलब तुम्हारा सोल्डर, ठीक है। अच्छा उसके बाद विद स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टील का निक्कर, निकिल क्रोमियम एंड आयरन का कोट, सी माने कार्बन। ऐसे करके तुम्हारी सारी की सारी ट्रिक हो जाती है, ठीक है। तो इससे बनती है तुम्हारी पूरी की पूरी एलॉय की ट्रिक। इसको याद कर लेना, नाम सब याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। दैट्स इट, एलॉय हमारा होता है खत्म। अब जितने लोगों को भी भाई यहां तक मामला क्लियर हो गया, क्योंकि चैप्टर अपना फाइनली फिनिश हो गया भाई, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताओ यहां तक अगर क्लियर है तो जल्दी से लिख दो एपीएम। दैट्स इट, हमारा चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। अब फाइनली चैप्टर खत्म होता है। मुस्कुराओ तुम्हारा मेटल्स नॉन मेटल्स विद ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल द पीवाईक्यूज खत्म हो चुका है। अब फाइनली मैं तुम्हें एक मोटिवेशन भी देता हूं, है ना। तुम लोग बहुत ज्यादा भी मेहनत कर रहे हो, तुम्हें कुछ मोटिवेशन की जरूरत होती है, और तुम्हें कभी कभी लगता भी होगा कि भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, क्या मिला है अब तक, क्या मिलेगा, है ना, मुझे सक्सेस मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी, या फिर अब तक मैंने इतनी मेहनत की मैं तो कुछ मिला ही नहीं, है ना। तुम्हारे लिए एक छोटी सी लाइन है। क्या है छोटी सी लाइन? कि जो मिला है वो कम नहीं, जो मिला है वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका गम नहीं, जो मिला है वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका गम नहीं, जो मिलेगा वो बस एक ख्वाब है,
जो मिला है वही लाजवाब है। तो ये मान के भाई बस मेहनत करते रहो, ठीक है, हार नहीं माननी अपने को। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तक के लिए बाय गाइस, बाय एवरीवन, लव यू ऑल।